नमस्कार। खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल में हमारी खास पेशकश टिकट का हकदार में स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर खोज इंडिया विनोद मेहता जी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बाकी है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने को पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों को लेकर हरियाणा की जनता क्या सोचती है, क्या राय रखती है अपनी, यही हमारे प्रोग्राम का लक्ष्य है, जनता की राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव। करनाल में पार्टी नेताओं की बैठक के बाद लिया गया फैसला। पार्टी के हटने के बाद सूबे में बने नए समीकरण। वीरेंद्र के हक में खड़े हुए सड़ोहरा के विधायक राजपाल, कहा चौधरी ने पार्टी छोड़ी तो कांग्रेस को होगा नुकसान। हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव जोगा सिंह का बयान, 2 दिनों में सूबे का गुरुद्वारों का लेंगे कब्जा। अलग कमेटी के मुद्दे पर तनाव जारी। अलग गुरुद्वारा कमेटी को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन। योगेंद्र यादव ने कहा एचएसजीपीसी का बनना सही निर्णय। और गन्नौर में विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के सामने बालाओं ने लगाए ठुमके। जीतने नेता अपना रहे हैं हर हथकंडे। भीड़ जुटाने के लिए लिया जा रहा है बार बालाओं का सहारा। तो आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं बादली का इतिहास भूगोल। बादली विधानसभा क्षेत्र में यूं तो 100 से ज्यादा गांव है, लेकिन यहाँ चौधर चौबीसा की ही चलती है। चौबीसा बोले तो 24 गांव। हरियाणा के निर्माण से लेकर आज तक चौबीसा ने विधानसभा के लिए जिस व्यक्ति का नाम तय किया वही विधायक बना। दिल्ली के नजदीक झज्जर जिले के पूर्व में बसा बादली झज्जर जिले के बड़े गांवों में से एक है। बहादुरगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाला बादली विधानसभा क्षेत्र रोहतक संसदीय सीट का हिस्सा है। यह विधानसभा क्षेत्र जाट बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जाट समुदाय के गुलिया गोत्र के सर्वाधिक लोग रहते हैं। बादली के तार देश के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हैं। बादली गांव के चौधरी गुलाब सिंह ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गुलाब सिंह झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान के यहाँ दीवान थे। लड़ाई में पराजय के बाद गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने लाल किले के सामने फांसी दे दी। बादली पहले जितना अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, अब विकास के रास्ते पर वह तेजी से बढ़ गया है। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। यहाँ एम्स बनने के बाद से बादली हरियाणा के नक्शे में विशिष्ट हो गया है। बादली विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 1,58,122 हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में चौबीसा किसके नाम की मोहर लगाता है, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। तो क्या चाहती है जनता, क्या कहती है जनता, इसी पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए खोज इंडिया के चीफ एडिटर इन चीफ विनोद मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ 2 और मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ, अजय झा जी जो राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सौरभ जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेहता जी अब प्रोग्राम में आगे बढ़े। बिल्कुल गीतांजलि, इस शो की ब्यूटी ये है कि वोटों की गिनती पहले शुरू हो जानी चाहिए, सभी काम छोड़कर। अगर वोटों की गिनती शुरू नहीं होती है तो हम कुछ बोल ही नहीं पाते, किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं पाते। तो मैं पहले वोटों की गिनती शुरू करवाता हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि 4 सीटों के ओपिनियन पोल में बतौर मुख्यमंत्री कौन व्यक्ति पॉपुलर होकर उभर के आ रहा है। और तब तक मैं अपने मेहमानों को बादली की डिब्बे की सील दिखाना चाहूंगा। प्रदीप जी जरा चेक कर लीजिए एक बार, अच्छा लगता है। टीवी है, ठोक बजा के चेक कीजिए। वो इतनी जोर से बांधा है बांधने वाले ने जी तोड़े न टूटे जी। तो जब तक मतों की गिनती शुरू होगी तब तक हम मुख्यमंत्री के रूप में कौन पॉपुलर चल रहा है, क्या है नतीजे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा करें। और चर्चा के लिए हमारे पास दरअसल कुछ मौजूद भी है। हम अपने दर्शकों को मटेरियल भी मौजूद है, दर्शकों को वो भी दिखाना चाहते हैं। शायद उससे थोड़ा समझने में भी कहीं ना कहीं जनता को आसानी होगी। तो हमारी चर्चा आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं कि कौन है मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता की पहली पसंद। लेकिन आपको बता दें कि ये पसंद अभी 4 विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से है, आगे सब बदल भी सकता है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कौन है सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री।
हमारे समस्या में इलाके में समस्या ही समस्या है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, नहीं पानी की निकासी है, ना पीने का पानी है। हम बिल्कुल परेशान है सरकार से, हमने कोई फायदा नहीं हुआ इस MLA का अपने 12 के नंबर बन गया। हमें सुमित्रा गोड़िया नाम पड़ा हुआ। देखो वैसे पंडित जी सुनता को सुनता हूँ, हम वो जिताऊंगे। उसने तो जी आपको बताऊं, हमारे गांव बनने के बाद में या हमारे गांव में आके भी ये नहीं पूछा कि भाई रोजगार का की ढंगरोल रहेगा, ये बच्चे को रोजगार दिलाऊं, या भैया आपके गांव के नाम का जो भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो बांटूं। चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट देना पसंद करेंगे? कौन सी पार्टी के उम्मीदवार पे भरोसा करेंगे? लोकदल में कौन आपका पसंदीदा उम्मीदवार होगा? सुमित्रा MLA के लिए बादली विधानसभा से हम दिल्ली को चाहते हैं। मौजूदा विधायक का कामकाज आपके इलाके में कैसा रहा? बहुत ही नॉर्मल, मतलब एक तरह से कि उसको इलाके में किसी प्रकार के काम की या और कोई समस्याओं का कोई परवाह नहीं है। चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव, किसको वोट देना पसंद करेंगे? हुड्डा सरकार को, कैंडिडेट से कोई भी हो, कैंडिडेट कोई हो। मौजूदा विधायक नरेश शर्मा के कामकाज से कितना खुश है? उससे भी संतुष्ट है। कोई भी जो कैंडिडेट उठेगा हम देंगे कांग्रेस की वोट। तो मौजूदा विधायक के कामकाज से कितना खुश नरेश शर्मा आपके इलाके से विधायक? नहीं जी, वो तो कभी कभार आते हैं, कुछ काम तो करते नहीं। विधायक तो ठीक है भाई, और गाँव में आया नहीं जब तक मैं जब तक। अब चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट देना पसंद करेंगे? चुनाव आ रहे हैं, अगर कैंडिडेट ये ही देते हैं, मतलब CM साहब कांग्रेस पार्टी नरेश को देती है तो हो सकता है विरोध करेंगे। और अगर MLA का पता नहीं कि किसको टिकट मिले, अगर नरेश शर्मा को टिकट मिली तो शायद हम ना भी दें। तो जनता जब बोलती है तो कहीं ना कहीं गद्दी भी डोलती है। बिल्कुल ये अक्सर होता है। अभी जनता की राय आपने सुनी, चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जनता की राय किस तरह से अपनी CM के लिए बदल रही है या टिकी है या आगे क्या हो सकता है। ये संभावनाएं क्या कुछ बनती रहेंगी, लेकिन फिलहाल जो CM की दौड़ में सबसे आगे हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ जानेंगे कि कौन है जनता की पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर। हम तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, उसी को वोट दें। चुनाव आ रहे हैं, कौन सी पार्टी को वोट दोगे? पार्टी जैसे जी ऊपर BJP है, मोदी जी है, इनके जो कैंडिडेट है उनको हमें मौका देने का अधिकार है। तो आप चुनाव में किसको वोट देंगे? हम देंगे अपने घर वाले देंगे, इन लोगों को वोट देंगे। किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे आप? मैं तो पसंद करूंगा जी BJP को। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम तो किसी को नहीं देना चाहते वैसे। बिजली नहीं आमती, बालक घर न ठाली अंड है, कोई रोजगार न और क्या माना, इतनी जमीन न भाई केकरा कोई खोला फैक्ट्री। कौन सी पार्टी को वोट दोगे इस चुनाव में? कांग्रेस को। कौन सी पार्टी को पसंद करोगे विधानसभा चुनाव में? हम पार्टी में वैसे BJP को ज्यादा पसंद करते हैं। क्या समस्या है आपके गाँव में? भाई कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया हुड्डा सरकार है, 1 नंबर की। कोई भी दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, बिजली पानी हर चीज से संतुष्ट है हुड्डा सरकार से। कोई भी जो कैंडिडेट हो हम देंगे हुड्डा सरकार को वोट। अच्छा, इस चुनाव में किसको वोट देना पसंद करेंगे? इस चुनाव में हम तो BJP को वोट देना पसंद करेंगे। किसको वोट देना पसंद करेंगे इस चुनाव में? वोट भाई BJP ने हम। आप चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट देना पसंद करेंगे? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल बढ़िया विकास हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं सर। इससे हम तो ओम प्रकाश धनखड़ जी को चाहते हैं कि यहाँ से कैंडिडेट है। भाई आड़ा CM बनाएगा BJP वाले, BJP ने देंगे और ना फिर देंगे न लोने। चुनाव के लिए जी हम अपना पसंद करते हैं जी दीपेंद्र हुड्डा को। सीधा निशाना हुड्डा मुख्यमंत्री। हुड्डा सरकार जिंदाबाद है और अगली बार भी अब इलेक्शन आने वाले हैं, इस इलेक्शन में भी हुड्डा सरकार ही आएगी। अगर कौन होगा हरियाणा का सरताज? किसे चाहती है सूबे की जनता? खोज इंडिया के सर्वे में CM उम्मीदवार का रिपोर्ट कार्ड। खोज इंडिया अटेली, बेरी, रेवाड़ी और कोसली समेत 4 विधानसभा सीटों पर सर्वे कर चुका है
और जनता से उसके पसंदीदा सीएम के बारे में राय ले चुका है। अब तक के नतीजों के हिसाब से सीएम उम्मीदवार के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाली जाए तो आप देखेंगे कि ओम प्रकाश चौटाला 1,45,451 वोटों के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पछाड़कर पहले स्थान पर विराजमान हो गए हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,39,203 लेकर दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। इसके बाद 1,18,098 वोटों के साथ राव इंद्रजीत सिंह तीसरे नंबर पर बने हुए हैं और चौथे नंबर पर 40,224 वोट लेकर कुलदीप बिश्नोई लगातार बने हुए हैं। आगे देखें तो 28,057 वोटों के साथ पांचवें नंबर पर रामविलास शर्मा हैं। इसके अलावा सुदेश अग्रवाल को भी 6,591 लोगों ने पसंद किया है। सर्वे टीम खोज। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जनता की पसंद जो है वो किस किस के लिए बनी हुई है और इसके साथ साथ अब चर्चा जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार फिर से विनोद मेहता जी की ओर वापस जाना चाहूंगी। मेहता जी, ये अभी आपने देखा, कल भी हमने चर्चा की थी गीतांजलि जी। कल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ओम प्रकाश चौटाला से आगे थे। 1 लाख टच करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और चौटाला 91,000 पे थे। बड़े दिलचस्प आंकड़े निकल के आ रहे हैं। लोगों की सोच लोकसभा विधानसभा वाइज कैसे चेंज होती है देखना पड़ेगा। केवल कोसली एड ऑन होने से ओम प्रकाश चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 6,000 वोटों से आगे आ गए। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,45,000 नहीं, ओम प्रकाश चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 6,000 वोटों से आगे आ गए कोसली। प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे, कोसली में चौटाला का कैंडिडेट शमशेर सिंह खरकड़ा लोकसभा चुनाव में 13% वोट पे चला गया था। केवल 13,000 13,500 वोट मिले थे और बीजेपी 37,000 से लीड की थी। दीपेंद्र हुड्डा दूसरे नंबर पे थे। लेकिन यहाँ चौटाला की तस्वीर बदली हुई है कोसली में, क्या हुआ? देखिए, कल जो क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमने INLD का सर्वे किया था, वो पार्टी का लोकप्रियता और उम्मीदवार की लोकप्रियता भी आगे थी। उसका इम्पैक्ट सीधे यहाँ पर पड़ रहा है कि पार्टी और उम्मीदवार को क्लब कर दिया जाए तो उनका जो नेता है वो उसकी दावेदारी पुख्ता हो जाती है और पक्की हो जाती है। ये कोसली का जो रिजल्ट है वो यहाँ के मतदाताओं पर भी ट्रांसलेट होता है। बड़ी दिलचस्प चीजें उभर के आएंगी कोसली में। अजय जी, वही जो कह रहे हैं उसी का, जगदीश यादव की कल भी हम बात कर रहे थे, जो कोसली में INLD के उम्मीदवार बनने वाले हैं, तो उनकी अपनी साख है, अपनी इज्जत है, अपने फैन फॉलोइंग है, तो वो जब ऐड ऑन हो जाता है ओम प्रकाश चौटाला के साथ। सर, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो तो ठीक है, ये तो प्लेटलेट की तरह गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। जैसे ब्लड में प्लेटलेट एकदम गिर जाते हैं, 10,000 पे आ जाते हैं 1.5 लाख से सीधे, ये तो वो हाल हो गया। लेकिन ज्यादा नहीं है, 6,000 है। नहीं, कोसली की चर्चा कर रहा हूं मैं। 54,400 जहाँ पे 13,000 वोट मिले हो आपके लोकसभा कैंडिडेट को, वहाँ 54,400 की वैल्यू आ रही है। ये साफ दिखा रहा है कि रोहतक विधानसभा क्षेत्र से इन लोगों ने एक सही उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया था। वो साफ दिखा रहा है, इसलिए उनको उस समय कम वोट मिले। अजय, इसमें एक और चीज नहीं। अच्छा एक बताओ कि लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले शमशेर सिंह खरकड़ा पार्टी में शामिल हुए। जी हाँ। लोकसभा चुनाव के 10 दिन बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मैच फिक्स हुआ है। इनेलो के कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिलवाया दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरवाने के लिए, और ये कह के वो चेतावनी देके पार्टी छोड़ गए। ये जो आंकड़ा है उनके इस आरोप को साबित नहीं कर रहा है। एक चीज इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि देवीलाल परिवार की और देवीलाल की स्वयं बड़ी दिली इच्छा रही है, क्योंकि 3 बार परास्त हुए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र के पिता से रोहतक संसदीय सीट से। देवीलाल हारे थे। हाँ। भूपेंद्र से तो बदला, तो ये एक बदले की भावना, और दूसरा महम। हाँ। महम, इस परिवार की 2 सीटों की बड़ी दिली इच्छा है कि एक बार रोहतक संसदीय सीट और एक महम विधानसभा। ओपिनियन पोल के मामले को रिसर्च करने में, उस पर कमेंट देने में आप एक्सपर्ट हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि 54,400 और 13,000 लोकसभा में सीधी बात है, फिक्सिंग शो करती है। देखिए, एक फिक्सिंग का जो सवाल उठा रहे हैं वो एक क्या कहते हैं, रिवेंज की भावना हो सकती है अगर इफ इट इज देयर। लेकिन इसको मैं दूसरे नजरिए से देखूंगा, राजनीतिक नजरिए से देखूंगा। वो एक मोदी की लहर थी और मुख्यमंत्री का अपना गढ़ था, अपना उनके बेटे का संसदीय क्षेत्र। चलिए दूसरा सवाल, राव इंद्रजीत साउथ हरियाणा में पॉपुलर
मुख्यमंत्री के रूप में उभर के आए 2 सीटों पे, मंडिया टेली में नंबर 1 आए, कोसली में चौटाला से पिछड़ गए, जबकि कोसली उनका अपना क्षेत्र। हाँ 95 नहीं, लेकिन बहुत पिछड़े, ऐसा 65 वोट से पिछड़ रहे हैं। नहीं, देखिए इसलिए भी पिछड़ रहे हैं कि ओवरऑल अगर आप देखिए कि 2 सीटों पे दीपेंद्र हुड्डा भी पिछड़ गए बुरी तरीके से, तो ये ठीक वैसे ही है कि जब आपका क्षेत्र होता है तो उसमें आपके खिलाफ नाराजगी भी होती है कुछ सेक्शन में। अजय जी एक तो सवाल, ये जो सेक्शन है, अजय जी एक सवाल और, बीजेपी का आरोप ये है कि कुलदीप बिश्नोई सिरसा और हिसार में भी चुनाव हार गए। वो तो हिसार जिले के नेता है, पूरे हरियाणा के नेता नहीं है। हमारे ओपिनियन पोल में अभी तक एक भी सीट सिरसा हिसार जिले की नहीं खुली है। सारी सीटें या तो एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ से खुली है, बाकी राव इंद्रजीत के गढ़ से खुली है। बिल्कुल, फिर भी कुलदीप बिश्नोई रामविलास से आगे हैं और 40,424 वोट, या वही मैं देख रहा था इसके अंदर वैल्यू लेके चल रहे हैं। हाँ, वो सरप्राइज पैकेज है इसके अंदर जी। खुद वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, वहां पर हार गए हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर, फिर भी वहां की सीट कभी नहीं खुली है, वहां का डब्बा नहीं खुला है, दूसरे क्षेत्रों में आगे हैं। तो कहीं पर यह साफ दिखा रहा है लोकसभा चुनाव में लोगों का मूड कुछ और था, वो मूड ऑफ इंडिया था, अब ये मूड ऑफ हरियाणा है, तो मूड बिल्कुल बदल चुका है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, कुलदीप जी वहाँ वोट ले रहे हैं, क्या माने बीजेपी की आंखें खुलनी चाहिए या नहीं? निश्चित तौर पर खुलनी चाहिए। ये आंखें खोलने वाला ये रिजल्ट संकेत है कि भैया ये जो प्रदूषण और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, जो है जोड़ तोड़ करके अपनी दुकान को इंटैक्ट रखो और मजबूत बनो, क्योंकि आपके पास कोई सौदा नहीं है, आपका सौदा दूसरी जगह से आना है, तो और जो आपके अपना है उसको नाराज करो, और ये दोनों अगर जोड़ के जाते हैं। और मुझे दूसरी बात ये कहनी है कि कुलदीप बिश्नोई को नहीं, भजन लाल आप जब बीजेपी वालों को के लिए बोलते हैं ना कि सौदा नहीं है, उनके दिल पे चुभती है, कृपया आप अपना एक लफ्ज सुधार लीजिए, उनके दिल पे चुभती है। चलिए पहले राउंड के रिजल्ट की ओर मेरे पास, क्योंकि वो ग्रोइंग पार्टी है, हरियाणा में पहली दफा सत्ता डायरेक्ट सत्ता पाने का सपना देख रही है ना, तो उनको सपना देखने का हक है, और हमें उनके सपने तोड़ने का हक नहीं है। हम तोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, और ना हम लोग का ये काम है। जी 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 जी। वोट वैल्यू 253। पहला राउंड नरेश शर्मा सिटिंग एमएलए कांग्रेस के 10 वोट 2530। सुमित्रा देवी INLD 30 वोट 7590। अभी शामिल हुई हैं INLD में, और ये स्वर्गीय धीरपाल, ये घर वापसी कह सकते हैं। हाँ, 15 साल के बाद घर वापसी। और एक बात और भी बता दूं कि ये घर वापसी भी इंडियन नेशनल लोकदल में पहली दफा किसी ने शर्तों पे घर वापसी की है, क्योंकि सुमित्रा देवी बीजेपी की टिकट चाहती थी। बीजेपी में ओम प्रकाश धनखड़ की टिकट कंफर्म मानते हुए ये वहां से बैकआउट किए। फिर इन लोगों ने सोचा कि बादली भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्षेत्र है, तो कांग्रेस की टिकट, और कांग्रेस भी टिकट देने के लिए तैयार थी, कांग्रेस की टिकट ले ली जाए। लेकिन जाने अनजाने क्या लगा, इनको लगा कि कांग्रेस शायद सरकार में नहीं आए, तो इन्होंने इनेलो के साथ शायद शर्त इनेलो में शामिल हुई हैं। क्यों? अब ये सवाल यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे आएंगे हम। इसलिए मुझे लगता है कि सुमित्रा देवी की टिकट एकदम पक्की है। आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप जिसको कह रहे हैं कि पहली बार सशर्त किसी की वापसी हो रही है INLD में शर्तें मानी नहीं जाती, ये मानी जाती, लेकिन एक उम्र की मेच्योरिटी भी होती है जी। सब लोगों ने बहुत धक्के खा लिए इस पार्टी में, अब मेच्योरिटी आ गई है। वो ओम प्रकाश चौटाला नहीं है, न वो अजय और अभय चौटाला है। अब ये पोतों का जमाना आ गया है, और उनकी अगर पॉलिटिकल एटीट्यूड को आप देखेंगे तो वो इस परिवार में इन पीढ़ियों से एक अलग तरह से दिखते हैं। वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, लोगों से एक शालीनता वाला संवाद करते हैं। अजय जी, इनेलो में कोई परिवर्तन आया? बिल्कुल परिवर्तन आया है। आप देखिए जनरेशन शिफ्ट हो गया है, वहां से आप चौधरी देवीलाल से आप ओम प्रकाश चौटाला से लेके अजय चौटाला, अब ये दुष्यंत ये जो आ गए हैं अब दुष्यंत, तो उसमें बहुत अंतर आ गया है। ये खासकर अब बहुत ही सॉफ्ट पढ़े लिखे, मैं नहीं कहता कि दूसरे अनपढ़ थे, लेकिन ये विदेश में सबसे यंगेस्ट MP हैं ये दुष्यंत। हमारे देश की पार्लियामेंट में सबसे दुष्यंत दिग्विजय, तो दोनों बहुत एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़े दिन कम थे, वो स्कूल का सर्टिफिकेट और सारी मैनेजमेंट करके साबित किया गया कि 25 साल का पूरा है तब जाके चुनाव लड़ पाए हैं। जी हाँ, उसके ऊपर भी सवाल वहां पर उठा था, लेकिन जो भी है ये दोनों भाइयों ने मिलकर पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। और
मैं कहूंगा कि उन्होंने उसको भी, अपने अभय चौटाला जो उनके चाचा हैं, उनको भी साथ लेकर चले हैं। आप लगता है दोनों इंडियन नेशनल लोकदल से काफी प्रभावित हैं। मैं यंग जनरेशन, आप कोई सवाल पूछो अभी पलटवार कर दे। नहीं आप पूछो तो नहीं। ओम प्रकाश, आप तथ्य पे, हम चाहते हैं कि ये जो सर्वे है, ये जो प्रोग्राम है, ये तथ्य पर आधारित हो जी, और किसी के पक्ष में आप खड़े हुए ना दिखे जी। ओम प्रकाश धनखड़ और सुमित्रा देवी में बराबर का मुकाबला है। 30 वोट, 7,590, कांटे पे कांटा। आनंद सागर अगर कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं तो 8, 2024। थोड़ा मुझे लगता है वोट वैल्यू कैलकुलेशन में 8 वोट पे 2024 की वैल्यू बनती है, तो डाउट है मुझे, जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। बनती है 2024। संजय कबलाना, सबको पता लग गया इनको टिकट मिलने वाली नहीं है, इसलिए सबने सुमित्रा देवी के नाम पे वोट डाल दिए, उनको वोट नहीं मिला है। विजेंद्र चाहर बीजेपी 759, 3 वोट। कुलदीप वत्स कांग्रेस, घूमते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, इसलिए नरेश शर्मा से 2 वोट ज्यादा आए हैं, 12, 3036। हरिंदर सिलाना आईएनएलडी ब्लैंक, आईएनएलडी के कैडर को शायद पता लग गया कि टिकट के साथ सुमित्रा देवी की वापसी आई है, इसलिए लोगों ने आईएनएलडी में सुमित्रा देवी के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया है, 0। और रविंदर लोचप बीजेपी 506 और अदर्स 1265। नंबर ऑफ वोट बता। 5, लोचप 2, लोचप 2। बीजेपी बादली में, बादली से दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी लोकसभा चुनाव में जीते, 10,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, और आईएनएलडी वहां तीसरे नंबर पे रही है और बीजेपी दूसरे नंबर पे रही है। अब कांग्रेस उम्मीदवार के मामले में, क्योंकि ये उम्मीदवार का सर्वे, टिकट के हकदार का सर्वे है, फिर भी इसका रिफ्लेक्शन देखें तो कांग्रेस को वोट कम मिला है। दोनों कैंडिडेट मिला दे, आईएनसी अपना आनंद सागर और नरेश शर्मा, तो 20 वोट बनते हैं, जबकि बीजेपी और आईएनएलडी में मुकाबला हो रहा है, बराबर का मुकाबला हो रहा है। विनोद, जिस पर एक बार कहना चाहूंगा कि रोहतक लोकसभा चुनाव का जो हुआ था, वहां पर साफ ये हो गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी पगड़ी जैसे रख दिया हो, जनता के सामने बोल दिया था ये पगड़ी की इज्जत करना, तो वो पगड़ी की इज्जत वहां पर की गई थी। जरूरी नहीं है कि उनके वो मतलब बहुत ज्यादा फैन थे वहां पर, इमोशनल। जी हाँ, तो उन्होंने इमोशनली उसको सरचार्ज किया, वोट ले गए। लेकिन अब यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा फैमिली कोई नहीं लड़ रहा है, तब यहाँ पर पार्टी और कैंडिडेट को भी परखा जाएगा। फिक्सिंग भी बहुत हुई, फिर भी वो जीत गए। जो भी है वही कह रहा हूं, जब पगड़ी है, कोई मुख्यमंत्री हो जिसकी चौधर की बात चल रही है, उस एरिया से चौधर उन्होंने किया है, वो अगर पगड़ी उधार कर रख दे अपने सामने, दूसरों के सामने, तो वो जो समाज है, तो बादली वालों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आखिरी मिनट में इज्जत बचा ली। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर बचा ली। और ये जो चौबीसा है वहां का, वो ही गुलिया खाप, हाँ, बड़ा डेंट चौटाला ने वहां लगाया है कि गुलिया खाप को अपने साथ जोड़ने में, गुलिया खाप को जो जोड़ा है, और ये सुमित्रा जी, ये 30 वोट इसीलिए है। और ये माना जाता है कि बादली में कि ये जो चौबीसा है, जिधर जाता है विजय उसकी होती है। मुझे आपको एक दिलचस्प जानकारी दे दूं, इस सर्वे टीम के लोगों ने मुझे शाम को बताया कि जिस दिन हम सर्वे कर रहे थे, उस दिन मॉर्निंग में, मतलब कितनी तेजी से हवा फैलती है, मॉर्निंग में सुमित्रा देवी को वोट नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उसी दिन शामिल हुई। दोपहर के फंक्शन के बाद जब सर्वे का सेकंड राउंड शुरू हुआ, तो सुमित्रा देवी को वोट आना शुरू हो गया। यानी खापें कैसे एकदम पलटा लगाती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा राउंड तो पहला दूसरा राउंड भी मेरे पास आ गया है, दूसरा राउंड भी आ गया है। क्या इजाजत है मुझे दूसरा राउंड अनाउंस करने की, गीतांजलि? जी बिल्कुल। आप ब्रेक लेना चाहती है? नहीं, बिल्कुल ब्रेक लेंगे, लेकिन सेकंड राउंड के बाद ले लेते हैं, क्योंकि दर्शक काफी इंतजार कर रहे हैं। तो इसके बाद दूसरा राउंड भी काफी दिलचस्प है। नरेश शर्मा सिटिंग एमएलए हर बार दाव लगा के जीत जाते हैं, पब्लिक को मीठी मीठी गोलियां भी देते हैं, बहुत शिकायतें उनके खिलाफ काम नहीं करते हैं, फिर भी 16 वोट मिल गए। सुमित्रा देवी आईएनएलडी 33 वोट, सुमित्रा की वोट वैल्यू 8,349, नरेश शर्मा की वैल्यू 4,048, और बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़, दिलचस्प आपके लिए अजय जी, बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ मुख्यमंत्री पद के दावेदार 17 वोट पे आ गए।
4301, आनंद सागर INC 10, 2530, संजय कबलाना INLD 1 वोट, विजेंद्र चाहर बीजेपी 2 वोट, कुलदीप वत्स INC नरेश शर्मा को मुकाबला दे रहे हैं 3036, हरिंदर सिलाना 0, रविंदर लोचो बीजेपी 2, महावीर गुलिया 1, गुलिया खाप के वोट होते हुए भी गुलिया जी को 1 ही वोट मिल रहा है, इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं, सतबीर गुलिया INLD 0 और अदर्स 6। दूसरा राउंड, प्रदीप जी ओम प्रकाश धनखड़ सुमित्रा से पिछड़ रहे हैं, टिकट पॉपुलर जनता की पसंद उम्मीदवार के रूप में, पार्टी के रूप में नहीं। देखिए विनोद जी, बहुत साफ दिख रहा है कि जो चौधरी धीरपाल सिंह जो शिफ्टिंग हुई है और वो कई बार वहां से विधायक रहे हैं, शायद मंत्री रहे हैं, 5 बार लगातार जीतने वाले व्यक्ति हैं, और एक बड़ा वो बहुत चौटाला से नाराजगी हो गई थी, पार्टी छोड़ दिया और कांग्रेस चले गए, फिर चुनाव राजनीति से ही एक प्रकार से उन्होंने संन्यास ले लिया, फाइलें निकलनी बंद हो गई थी। लेकिन जो चौधरी धीरपाल सिंह थे, बहुत मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता था, वो बहुत सरल और सहज आदमी थे और उपलब्ध आदमी थे अपने इलाके में। तो वो पंचायती वो मतलब जब भी कभी बादली से आते थे रोहतक तो छाछ लिए चले आते थे कि भाई चौधरी तेरे लिए छाछ लिया है। आपका तो फिर पुराना याराना है, तो इसलिए आप तो सुमित्रा के पक्ष नहीं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो उनकी छाछ का एहसान भूलता थोड़ा। हाँ, बीज का छाछ तो मैंने बहुत पी है, हरियाणा में बहुतों की पी है, तो किसका एहसान ढोएंगे। छाछ तो आपकी भी पी ली। चलिए, सेकेंड राउंड के रिजल्ट आ चुके हैं, हमारे दर्शक जान चुके हैं कि सेकेंड राउंड में किसका पलड़ा भारी होता दिख रहा है। ब्रेक यहाँ पर हमें लेना होगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि ब्रेक से लौटेंगे तो बात करने की कोशिश करेंगे उन उम्मीदवारों से जिनका नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की कि वो क्या नजरिया रखते हैं और खासकर इस सर्वे के माध्यम से क्या वो अपना जो संदेश है वो देना चाहेंगे। आज हम धरती पे उतरेंगे, सब कुछ स्टूडियो से नहीं, पब्लिक से भी बात, बिल्कुल पब्लिक से भी बात करेंगे। हमारी टेक्नोलॉजी आज सपोर्ट कर रही है, ठीक हो गए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। भाई, ईद तक आपने बनाया नेताओं का भविष्य, इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य। और नेता की पहचान यूं करो जिया करे सोने की परख, एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, और छोरा नहीं मिलेगी नौकरी, और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई, मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार। ये बात कका न्यू क्यों करे, क्यों भाग रहा है? काले यार से पकड़ के ले जाएंगे, मुने पकड़ के ले जाएंगे, न्यू क्यों कर पकड़ के ले जाएंगे? तने क्या मतलब कसूर कर रखा से? रमना कर्जा ले रखा था, वो इबका बन ना पाया। ओहो कका, वो वक्त गया जब सरकारी कर्जा ना बन पा हथकड़ी लाकर पकड़ के ले जाया करते और बेइज्जती कराया करते। इस सरकार ने इसी बढ़िया स्कीम चलाई है, जब मजबूरी के कारण कोई किसान सहकारी कर्जा टाइम पे ना देन पावे तब हथकड़ी नहीं लगेगी, और यह प्रथा खत्म करके मारा किसाना का सम्मान करया से और इज्जत रखी से। फिर ये क्या करना है से भाई? अरे ताऊ जी, हम तो ये कहने आए हैं कि अब की बार जो अपना कर्जा एक मुश्त में भर देगा उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। शुक्र से भाई जो तने यह बात बता दी, और शुक्र से सरकार का जिसने हमारी है चिंता मिटा दी। ठीक है। और भाई जी, सरकार ने हमारी मजबूरी समझी है, उसकी बात समझ के न हम अपना फर्ज निभावांगे और अपना कर्जा जरूर चुकावांगे। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें,
बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। देश की खातिर अन्न बचाते अपने किसान हैं, दुनिया में नाम कमारे मारे पहलवान हैं, सेना में 10वां सैनिक हमारा जवान है, आधुनिकता में भी छू रहने आया, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। हुड्डा साहब ने करे प्रयास, नेक नियत से किया विकास, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा के बना दिया हरियाणा का, सबसे कम बिजली के दाम, फसलों के भी बड़े हैं दाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान, मनरेगा में रेट है हाई, गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, नई नई यूनिवर्सिटी लाकर शिक्षा की भी ज्योत जलाई, सबसे ज्यादा निवेश यहाँ, आधुनिकता की रेस यहाँ, पदक लाओ पद पाओ की नीति, बड़े खिलाड़ियों के नाम यहाँ, ऐसे ही विकास कराना है, आगे ही बढ़ते जाना है, पूरे देश में सबसे आगे मेरा नंबर 1 हरियाणा है, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार चर्चा कर रहे हैं यहाँ तीसरे राउंड भी हमारे पास में आ चुका है, पहला और दूसरा राउंड हो चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी है। तीसरे राउंड की ओर बढ़ें और इसके साथ साथ उम्मीदवारों से भी बातचीत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव, करनाल में पार्टी नेताओं की बैठक के बाद लिया गया फैसला, पार्टी के हटने के बाद सूबे में बने नए समीकरण। वीरेंद्र के हक में खड़े हुए सड़ोहरा के विधायक राजपाल, कहा चौधरी ने पार्टी छोड़ी तो कांग्रेस को होगा नुकसान। हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव जोगा सिंह का बयान, 2 दिनों में सूबे का लेंगे कब्जा, अलग कमेटी के मुद्दे पर तनाव जारी। अलग गुरुद्वारा कमेटी को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन, योगेंद्र यादव ने कहा HSGPC का बनना सही निर्णय। गन्नौर में विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के सामने बालाओं ने लगाए ठुमके, जीत के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल, भीड़ जुटाने के लिए लिया जा रहा है बार बालाओं का सहारा। तो ब्रेक से पहले चर्चा लगातार चल रही थी, तीसरा राउंड हमारे पास में आ चुका है। मेहता जी बड़े गौर से उस राउंड को देख रहे हैं, और लेकिन अगर मेहता जी आप कहें तो पहले ये जो उम्मीदवार हैं जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं, उनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे, तो फोन मिलाया जाए। पीसीआर से हम यही कहेंगे कि फोन मिलाया जाए। तो आनंद सागर कांग्रेस से लाइन पे हैं और उन्हीं से बातचीत के लिए। आनंद जी नमस्कार। अभी बेल जा रही है। हेलो आनंद जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। विनोद मेहता बोल रहा हूँ खोज इंडिया से। हाँ जी नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है सर। 2 राउंड अनाउंस हो गए हैं, दोनों राउंड में आपको वोट मिला है, बतौर कांग्रेस कैंडिडेट आपको कुछ वोट मिल रहा है जी। नरेश शर्मा जी को भी वोट मिल रहा है और कुलदीप हेलो हाँ जी आपको भी वोट मिल रहा है आपके हलके से, और कुलदीप अपना नरेश शर्मा को भी मिल रहा है और कुलदीप वस्त को भी मिल रहा है जी। आपका टिकट का दावा किस वजह से मजबूत है? आपको कांग्रेस क्यों टिकट दे, क्या रीजन है? देखिए विनोद जी,
जी। जैसे मैं बाय बर्थ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ बहुत से और लगातार जी बहुत एक्टिव रहा हूँ, और मेनली जब से मैंने होश संभाला है जी तब से ही मैंने कांग्रेस केवल की सेवा की है। ना हो गए, मैंने जनता के दुख दर्द को समझा है, चाहे हम रूलिंग पार्टी में रहे हैं जी, चाहे हम विपक्ष में रहे हैं जी। मैंने प्रयास किया हमेशा की जो आम आदमी का जो दुख दर्द है जी जी आनंद जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपको टिकट मिले और नरेश शर्मा जी जो सिटिंग एमएलए उनको टिकट नहीं मिले, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, ये फैसला तो पार्टी हाईकमान को करना है, पार्टी क्या करती है। आप वही करेंगे जो पार्टी करेगी? जी जी बिल्कुल, मैं तो पार्टी के साथ हूँ और जैसा भी पार्टी का फैसला होगा मेरा तो वही फैसला होगा। आनंद जी, कांग्रेस में एक कल्चर है जी। मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं जी 80 साल की उम्र हो गई, जब से कांग्रेस बनी है कांग्रेस के ही सदस्य हैं और हर बार टिकट मांगते हैं, हर बार पैनल में नाम होता है जी, फिर भी टिकट नहीं मिलती, क्या वजह है? जी देखिए, ये तो फैसला जो है वो कोई अकेला एक आदमी तो कांग्रेस पार्टी में करता नहीं है। अच्छा चलिए सागर साहब, एक बात बताइए, कांग्रेस की टिकट जिसे भी मिले, कुलदीप को मिले, नरेश को मिले, आपको मिले, जी, कांग्रेस का मुकाबला किससे होने जा रहा है बादली में? देखिए, बादली हल्के में तो कांग्रेस का किसी से मुकाबला नहीं है जी, मैं बताऊं आपको। पक्का कांग्रेस अपनी टिकट सीट पक्की मान के चल रही है? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। अगर कांग्रेस जीतेगी तो ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं जी, उनका क्या होगा? वो हार जाएंगे जी, और क्या होगा जी? पक्का? देखिए, आप एक बात होती है ना कि आप जब तक जनता से नहीं जुड़ेंगे, खाली बड़ा नेता होने की वजह से आपको कोई वोट नहीं देगा। गुड, वेरी गुड, थैंक यू आनंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो बातचीत हो गई है आनंद जी से, लेकिन उसके साथ साथ अब आगे बढ़ें, अगले संजय कबलाना जी जो इनेलो से हैं उनसे भी हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे कि वो इन चुनावों को लेकर कितने आश्वस्त हैं, जैसे कि अभी पीछे आनंद सागर जी थे। चलिए, जब तक संजय कबलाना लाइन पे आएंगे तब तक हम तीसरा राउंड अनाउंस कर देते हैं। कांग्रेस के नरेश शर्मा 16 वोट, सिटिंग एमएलए 4048 की वोट वैल्यू। सौमित्रा देवी INLD 6578 वोट, 26 वोट वैल्यू अनाउंस हो गई है जल्दी, और टोटल वोट 26 हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने, शायद धनखड़ के गांव आ गए हैं बादली में, धनखड़ के बहुत गांव हैं बादली में, गुलिया जातियां भी आपस में बटी हुई हैं, खांपे भी बटी हुई हैं, गुलिया उम्मीदवार को वोट देगा, धनखड़ उम्मीदवार को वोट देगा, तो धनखड़ों के गांव भी इसलिए वहां से दावा कर रहे। वापसी हुई है उनकी 29 वोट के साथ, 7337। आनंद सागर जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, 3 वोट मिले हैं, हालांकि बहुत समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कह नहीं सकते, पर वोट काफी कम मिले हैं। संजय कबलाना ने मैदान छोड़ दिया, 0 वोट। विजेंद्र चाहर बीजेपी 0 वोट। कुलदीप वत्स नरेश शर्मा को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, कबड्डी के मैदान में भी देते रहते हैं, झगड़ा भी इनके बीच में होता रहता है। 18 वोट, 4554। रविंदर लोचब बीजेपी 1 वोट, 253, और अदर्स को 7 वोट, 1771। प्रदीप जी, तीसरा राउंड, पहला राउंड, दूसरा राउंड, क्या राय आपकी? बहुत दिलचस्प है राउंड की। जो आनंद सागर अभी कह रहे थे कि कोई भी लड़ेगा कांग्रेस की विजय होगी, कैसे होगी? जो नहीं, वही कह रहा हूं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि कांग्रेस तीसरे नंबर में खिसक रही है। लेकिन अजय कुछ दूसरी बात कह रहे थे जी। अजय कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट बहुत स्प्लिट हो रहा है 3 उम्मीदवारों में, अगर तीनों का वोट कंबाइंड कर दिया जाए तो कांग्रेस आउट ऑफ फाइट नहीं है। अजय नहीं, आउट ऑफ फाइट नहीं, लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पे है। मुख्यमंत्री का गढ़ है, हाँ, लेकिन तीसरे नंबर पे है, फिर भी तीसरे पे है। हाँ, ये देखिए, कांग्रेस में साफ है कि अभी क्लियर नहीं है कौन होगा, लेकिन अभी तक देखते हुए साफ लग रहा है जो सिटिंग एमएलए हैं नरेश शर्मा, वो अगर फेवरेट नहीं है तो कांग्रेस पार्टी के लिए संकेत है, शायद नया उम्मीदवार वहां पर डाले, उम्मीदवार बदला जाए। क्या उम्मीदवार बदला जाए तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो सकती है। हाँ, उम्मीदवार बदलना तो कांग्रेस के लिए बहुत फायदे का सौदा होगा। मजबूरी भी है, जरूरी भी है। नहीं, और अगर क्या कहते हैं, कांग्रेस बहुत सख्ती से पूरे प्रदेश के अंदर अपने इनकम्बेंट एमएलए को टिकट काट के नए लोगों को देती है तो उसके चांसेस बहुत बड़े। देखिए, मोदी ने एक फॉर्मूला साफ कर दिया था गुजरात में, चाहे वो जीतता रहा हो, 30% लोगों को आपको सिटिंग एमएलए को ड्रॉप करना है, 30% नए लोगों को लाना है। अगर पसंद नहीं है तो
पसंद है या नहीं है तब भी 30 को हाँ, ड्रॉप करना है। वजह है, उसकी वजह है विनोद जी, उसकी वजह है जी, क्योंकि वो अपने राज्य में ना, तो जो धीरपाल की अभी बता रहे थे फाइलें जाना बंद हो गई थी, वहां तो फाइल ही नहीं जाती थी गुजरात में। एमएलए और एमपी की कोई सुनता ही नहीं था, वो सीधे डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी। और आप केंद्र में भी अभी देख रहे हैं जैसे डीटीएच होता है ना, डायरेक्ट वहां था डीटीएम। तो आप किसी का टिकट बदलें, किसी का ना बदलें, बिल्कुल सही। गुजरात में जो शासन चलाने का तरीका था वो डीटीएम था या नहीं? बिल्कुल सही बात। और केंद्र में भी करने की कोशिश हो रही है। चलिए कांग्रेस से ही जान लेते हैं। कुलदीप वत्स जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी, आप बात करना। कुलदीप जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो। हाँ कुलदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर आपका आशीर्वाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया। बादली में कांग्रेस की टिकट में पंडित जी वर्सेस पंडित जी हो रहा है, बराबर मुकाबला हो रहा है, क्या वजह है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है सर। वजह तो ये है कि मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूँ, वो अपनी कर रहे हैं। आपको टिकट की कितने % उम्मीद है? मेरे को टिकट की 100% उम्मीद है सर। तो नरेश जी कहाँ जाएंगे अगर आपको मिल गई तो? देखो जी, अगर उनको टिकट मिलेगी तो मैं देखता हूँ मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे को मिलेगी तो वो बताएंगे कहाँ जाएंगे। सीधी चेतावनी है ऐसा? अगर उनको मिली तो आप बाद में देखेंगे कि आप कहाँ जाएंगे हैं? मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहूंगा जी बाद में जी। अच्छा, उनके साथ रहोगे बिना टिकट के भी? बिना टिकट के भी, हाँ बिल्कुल रहना पड़ेगा, वो हमारे बॉस है वो। ओके, अच्छा दोनों लाइनें ले रखी है कुलदीप जी आपने। अच्छा बताइए, धमका भी रहे हैं। अच्छा, अगर आपको टिकट मिल जाए, ऐसा? अगर आपको टिकट मिल जाती है, हाँ जी हाँ जी, हमारे ओपिनियन पोल में तो आप बराबरी दिखा रहे हो और नरेश शर्मा जी के खिलाफ रिजेंटमेंट भी नजर आ रही है। अगर आपको आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, अगर आपको मैं अच्छा सा सवाल पूछूंगा, आवाज आएगी। आप ये बताओ, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो मुकाबला किससे होगा? अगर मेरे से टिकट मिल जाती है तो किसी को से मुकाबला नहीं है जी, सब जीरो है। किसी से कोई मुकाबला नहीं है? चलिए, कांग्रेस पूरी तरह से किसी से कोई मुकाबला नहीं है? नहीं जी, टिकट मिलने के बाद कोई मुकाबला नहीं है। ये इनकी होड़ लगेगी भी, पहले की तो अपनी है, ये देखेंगे भी हम दूसरे नंबर पे कौन आए। तो दूसरे पे बता दो कौन आएगा। चलिए कुलदीप जी छोड़ो, दूसरे पे बता दो कौन आएगा। दूसरे पे तो ये देखेंगे जी, ये कोई इनका तो सिस्टम अभी ये ही नहीं पता लग रहा कि ये कौन इनके कैंडिडेट होंगे, चौटाला साहब के, कौन बीजेपी के होंगे, कांग्रेस चौटाला का कैंडिडेट तो क्लियर है, सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी क्लियर है जी? हाँ जी हाँ जी, सुमित्रा देवी तीसरे नंबर पे रहेगी सर। यहाँ पे क्लियर है, तो तीसरे नंबर पे रहेगी। वोट बहुत आ रहे हैं कुलदीप उनको सर, उनको वोट काफी आ रहे हैं ओपिनियन पोल में। हेलो, हाँ जी, चलिए सर। मुझे लगता है बादली में सिग्नल बहुत टूट रहे हैं। अब आपसे चर्चा यही खत्म करते हैं और मेरे पास चौथा राउंड आ गया। कुलदीप जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, चौथा राउंड आ गया है जी, बताएं। उसको अनाउंस करेंगे, पर आप लोग डाटा भी देख रहे हो और कांग्रेस के 2 लोगों से हमारी बात हुई, दोनों का कॉन्फिडेंस भी देख रहे हो। कांग्रेस की पोजीशन और उम्मीदवारों का कॉन्फिडेंस देख के क्या लगता है? बेहतर ये होगा कि ये चौथा वाला भी आप खुलासा कर दें तो फिर और अच्छे से बोल पाएंगे। अजय जी, हाँ मैं भी वही समझता हूँ। चलिए चौथा राउंड भी खोल देते हैं। नरेश शर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, थोड़ा सुधार है, 22 वोट, 5566। सुमित्रा देवी, INLD, थोड़ी गिरावट है, थोड़ी नहीं अच्छी गिरावट है, 4544, 18 वोट, 18। ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी, 19 वोट, 4807। आनंद सागर, कांग्रेस, 10 वोट, 2530। संजय कबलाना 0 और विजेंद्र चाहर, बीजेपी 3। कुलदीप वत्स फिर पंडित जी के साथ को पूरा मुकाबला दे रहे, 19 वोट, 4807। रविंदर लोजप, बीजेपी 253 और अदर्स 8, 2024। 4 राउंड आ गए और दोनों उम्मीदवारों के हमने बात भी सुनी है जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, सीट वहां से कांग्रेस काफी समय से जीतती आई है, 15 साल से चौटाला वहां से आउट हैं। इस बार सुमित्रा देवी को लेके आए हैं, क्या लग रहा है क्या होगा? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस इंप्रूव कर रही है चौथे राउंड में, और चूंकि 2 कैंडिडेट हैं,
बराबर से लगभग बराबर वोट ले रहे हैं। तो और दोनों ही प्रो भूपेंद्र हुड्डा हैं जी। तो ये मान सकते हैं हम कि ये हुड्डा जी के वोट हैं जो बट रहे हैं जी। व्यक्तियों के नाम पर बट तो रहे हैं। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कांग्रेस रेस से बाहर नहीं है, और ये एक त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है यहाँ पर, और बीजेपी की एंट्री हो रही है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वोटों के रूप में एंट्री हो रही है या जीतने के रूप में एंट्री हो रही है? वोटों वाला अभी तो सवाल ही नहीं विनोद जी, अभी तो नाव कितने बाल जजमान सामने आ जाते हैं वो वाला। अजय जी बताइए, आप काफी देर से कमेंट नहीं किया आपने बादली पे, बताइए। नहीं, इसमें साफ दिख रहा है कि वे बादली के अंदर, जैसे इन्होंने कहा त्रिकोणीय मुकाबला होने की अच्छी संभावना वहां दिख रही है। उसमें अब कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा बहुत इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जैसे दोनों से आपने बात की, उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, ये साफ लग रहा है। मतलब कांग्रेस की वहाँ जीत और हार उसके कैंडिडेट की सिलेक्शन पे निर्भर है। हाँ, लेकिन वो खुद अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस वो रखते हैं कि सारा दामोदार उन्होंने मुख्यमंत्री हुड्डा को ऊपर रख दिया कि हुड्डा साहब ही अगर कुछ करेंगे तो जीतेंगे। वरना साफ दिख रहा है कि अगर हुड्डा साहब ने वहां पर फिर से पगड़ी नहीं उतारी तो इन लोग चाहे बीजेपी वहां से ले जाएगी सीट। अच्छा, पगड़ी फिर वहां उतारनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सुमित्रा देवी तो तीसरे नंबर पे है, लगता है। देखिए, साफ ऐसे में साफ होता है, अगर आपको किसी अपोजिशन के जिससे आपको खतरा है उसको आप रन डाउन करें, उसको आप ये सोचे कि आउट ऑफ फाइट है। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है, स्ट्रेटेजिक साफ दिख रहा है कि इससे देखिए निर्दलीय से भी आप पूछेंगे जी तो कहेगा कोई नहीं, मैं ही हूँ जी सिकंदर। इसमें तो ये कहीं ना कहीं चुनाव में ये दिखाना भी पड़ता है कि भाई अजय जी ने ठीक वैलिड पॉइंट बोला है कि जिससे डर लगे उसको आउट ऑफ फाइट दिखाओ। इसका मतलब असली डर जो है वो सुमित्रा से ही है ना। चौथा राउंड है, 4 राउंड हो गए गीतांजलि, 5वां राउंड आने वाला है। 5वां राउंड आने वाला है, 4 राउंड के रिजल्ट आ गए। हमारे दर्शकों को वैसे हम बता देते हैं कि इस प्रोग्राम में हमने 3 ओपिनियन पोल बनाए हैं। एक ओपिनियन पोल में हम जान रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार है जो जनता की पसंद है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे दूसरे ओपिनियन पोल के जरिए कि जनता बोलेगी पूरा तो राउंड लेगी। भी आ गया है जी, और इसमें 5वें राउंड में थोड़ा सा वोटों में काफी उलटफेर है। ये 5वां राउंड और ये टोटल ये 5वां राउंड है। वोट पूरे हैं 500 या शॉर्टेज है? पूरे। नरेश शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 + 8 15, दिस इज फाइनल 15 वोट वैल्यू 3795। सुमित्रा देवी 21 वोट वैल्यू 5313। ओम प्रकाश धनखड़ 20। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और चौटाला का अलायंस हो तो चुनाव के नतीजे ही कुछ और हो। मैंने तो कल आपसे कहा ही था कि एंटी कांग्रेस वोट में बीजेपी और आईएनएलडी बराबर बट रही है, बराबर। बीजेपी और चौटाला का अलायंस हो तो तस्वीर ही बदल जाए। ओम प्रकाश धनखड़ 20 वोट, आनंद सागर 6 वोट कांग्रेस के, संजय कबलाना आ गया 1 वोट, गांव से आ गया होगा। विजेंद्र चाहर 2 वोट बीजेपी के, कुलदीप वत्स 23 वोट, नरेश शर्मा से आगे चल रहे हैं ना टोटल में। कुलदीप शर्मा टोटल में आगे है, 5 वोट से आगे हैं। और रविंदर लोचब 3, महावीर गुलिया 2, सतबीर 1 और अदर 6। कांग्रेस में कुलदीप वत्स पहली पसंद 84, सिटिंग एमएलए दूसरी पसंद 79, आईएनएलडी में सिंगल कैंडिडेट सुमित्रा देवी जनता की पहली पसंद, बीजेपी में बता रहा हूं सर 128, बीजेपी में ओम प्रकाश धनखड़ 115 के साथ पहली पसंद, कांग्रेस में आनंद सागर जनता की, अगर कांग्रेस की टिकट की बात करें तो पहली पसंद कुलदीप वत्स, दूसरी पसंद नरेश शर्मा, 10 साल से एमएलए हैं, सिटिंग होते हुए भी ज्यादा पीछे नहीं है, केवल 5 वोट पीछे हैं कुलदीप वत्स से। और आनंद सागर 37 वोट के साथ तीसरी पसंद, संजय कबलाना आईएनएलडी 2 वोट, पसंद और नापसंद का कोई चांस ही नहीं छोड़ा जनता ने। और रविंदर लोचब बीजेपी में 9 वोट, यहां भी जनता ने पसंद और नापसंद का कोई खाना नहीं छोड़ा है। महावीर गुलिया 3 वोट, इनके लिए भी खाना नहीं छोड़ा है, केवल अदर्स के लिए खाना छोड़ा है। पेप्सी की तरह ये दिल मांगे मोर, कोई और अच्छा कैंडिडेट हो तो वहां पे वोट गिरेगा। 5 राउंड कुलदीप जी, प्रदीप जी। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैंने अभी ड्रा किया है जी कि कांग्रेस से अगर तीनों उम्मीदवार जोड़ दें
तो 200 है और नंबर 1 बढ़त बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो मुझे फाइट दिख रही है बहुत सीधी तौर पर, वो सुमित्रा देवी और कांग्रेस के बीच में दिख रही है। और अभी जैसा हमने सुना उम्मीदवारों को कि भाई हम खूंटा नहीं छोड़ेंगे जी, तो जब खूंटे से बंधे हैं तो ये वोट अगर कांग्रेसी है, इसमें मान लें अगर 1-2-3% व्यक्ति वाला, तो ये बहुत सीधी फाइट है। और सुमित्रा देवी के लिए कष्ट हो सकता है और ओम प्रकाश धनखड़ के लिए तो तीसरे नंबर पे हैं हर मायने से। तो ये त्रिकोणी बीजेपी में तो पहली पसंद है 115 के साथ, लेकिन जो आपने बनाया ये इस आधार पे मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। अजय जी क्या राय आपकी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं पर यहाँ पर मतलब अभी बिल्कुल ग्राउंड उनका खत्म नहीं हो गया है, खाली नहीं है। तो यहाँ पर संघर्ष काफी कांटे का होगा तीनों पार्टियों के बीच में। चलिए कांटे का संघर्ष होगा। चलिए गीतांजलि, बिल्कुल कांटे का संघर्ष होगा। 5 राउंड हो गया है, इसको मैच करते हैं हम। दूसरे जनता बोलेगी पूरा तोलेगी में पार्टी की जो लोकप्रियता का हमारा सैंपल है उसको खोल के हम इसको मैच करेंगे। गीतांजलि बिल्कुल इसको मैच करेंगे। और यहाँ फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो फिर अगले राउंड की और अगले उसके ओपिनियन पोल की ओर बढ़ेंगे, जिसमें जनता बोलेगी पूरा तोलेगी कौन सी पार्टी है पॉपुलर, इस पर ही चर्चा करेंगे। छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। देश की खातिर अन्न बचाते अपने किसान हैं, दुनिया में नाम कमारे मारे पहलवान हैं। सेना में 10वां सैनिक हमारा जवान है, आधुनिकता में भी छू रहने आया। पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान। चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा। नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। सबसे ज्यादा कार यहाँ है, बिजनेस और व्यापार यहाँ है। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर सड़कों पे रफ्तार यहाँ है। इंटरनेशनल मॉल यहाँ, मजदूर किसान खुशहाल यहाँ है। एलिवेटेड और हाईवे सड़कों का पीछा जाल यहाँ है। किसान बने अब सेठ यहाँ, सबसे ज्यादा है रेट यहाँ। ऑनलाइन मंडी सारी मिले घर बैठे अपडेट यहाँ। मुर्रा का यही ठिकाना है और दूध दही का खाना है। पूरे देश में सबसे आगे मेरा नंबर 1 हरियाणा है। पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान। सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा। नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा। नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। भाई ईद तक आपने बनाया नेताओं का भविष्य, इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य। और नेता की पहचान यूं करो जिया करे करे सोने की परख। एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, और छोरा नहीं मिलेगी नौकरी। और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार।
नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ रहे हैं अगले ओपिनियन पोल की ओर। जनता बोलेगी पूरा तोलेगी की ओर। जी मेधा जी। प्रदीप जी, इसमें पॉपुलर मुख्यमंत्री और पॉपुलर पार्टी दोनों का सैंपल है, तो आप इजाजत दें तो इसको खोल दिया जाए। लीजिए। चलिए, जब तक ये ओपिनियन पोल जो है वो खुल रहा है तब तक हम जानते हैं कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र की क्या तस्वीर रही थी। तो क्या तस्वीर रही थी बादली की, ये आप देख सकते हैं। तो बादली की तस्वीर में कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो वोट परसेंटेज की अगर बात करते हैं 36.74%, निर्दलीय 21.95% और बीजेपी 13.83%। तो ये विधानसभा चुनाव के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति रही थी बादली की इस विधानसभा चुनाव में। इनेलो की अगर बात करते हैं तो 11.06% और बसपा 8.12%। अगर हजका की बात करते हैं तो 3.62%, जबकि अगर अदर्स की बात करते हैं, अन्य की बात करते हैं तो 4.65%। 2009 विधानसभा चुनाव में बादली की क्या स्थिति रही थी, ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बादली की स्थिति किस तरह से रही थी ये आपने देखा 2009 के विधानसभा चुनाव में। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस 47.58% और बीजेपी 38.62%। अगर इनेलो की बात करते हैं जो बढ़त बनाए हुए है लगातार 10.17% और अगर अन्य की बात करते हैं तो 3.63%। 2014 लोकसभा चुनाव के आंकड़े, बादली की क्या स्थिति रही थी आपके सामने। तो ये आंकड़े अभी आपने देखे हैं। नहीं, आंकड़ों पे चर्चा ही कर लेते हैं अपने मेहमानों से। बिल्कुल बिल्कुल राय ले लेते हैं। प्रदीप जी, 2009 का विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसका एक पर्सनल वोट बैंक होता है जो उसके लिए वोट करता है। बीजेपी के हालात थे 14.25%, 13.83। और 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी हलके में बीजेपी पहुंच गई 38.5%, 25% का फर्क। क्या वजह देखते हैं? देखिए, आपने वजह स्वयं ही अपने सवाल में ही जवाब दिया है जी, कि विधानसभा चुनाव में व्यक्ति और विषय अलग अलग होते हैं जी। और लोकसभा में जब हम बार बार बात करते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो एक खास फैक्टर उसमें काम कर रहा था, जिसको मोदी फैक्टर का नाम दिया गया है। DTM नाउ, डायरेक्ट टू मोदी। तो वो अच्छा, चलिए, डायरेक्ट की बात आई। मैं भी देख रहा हूं काफी टाइम से, पिछले 2-3 महीने की सरकार की फंक्शनिंग देखें तो प्रेसिडेंटल फंक्शनिंग की तरफ जा रही है सरकार, कि जैसे अमेरिकी पैटर्न है जी, ओबामा, एवरीथिंग इज ओबामा, बाकी सब चीजें मटेरियल नहीं रखती हैं। क्या हिंदुस्तान की राजनीति में ये मॉड्यूल सक्सेस हो पाएगा? हालांकि घोषित तौर से नहीं है, अघोषित तौर पे है। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? रियल सवाल ये है, क्या इम्पैक्ट होंगे? देखिए कि जो पूरा चुनाव है नरेंद्र मोदी का, वो वन मैन चुनाव था, वन मैन आर्मी, और इंदिरा गांधी की तरह नहीं। इंदिरा गांधी तो देखिए बहुत अलग राजनीति करती थी, वो भी चर्चा का समय नहीं है, चूंकि वो हर जाति का एक प्रमुख नेता उनके यहाँ होता था और उसको उतना ही वेटेज देती, वजन देती। लेकिन मोदी के यहाँ ये नहीं है। आप बताइए कि इस लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की कितनी सभाएं लगी जी, राजनाथ सिंह की कितनी से, उनकी कुछ सभाएं लगी थी राजनाथ सिंह की, लेकिन जब उन्होंने बताया गया कि लखनऊ में डावाडोल हो रहा है तो सभाएं छोड़ के चले आए जी। तो वो सब कुछ बड़े रणनीतिक तौर पर मोदी सेंट्रिक था मामला। अजय जी, देखिए, आपने कहा क्या इम्पैक्ट होगा? यहाँ इम्पैक्ट आपने क्या कहा कि भारत में बहुत पुरानी एक मांग रही है, वो पीलू मोदी और उनके जमाने से मांग रही है, मतलब 60s से बात करें, जब इंदिरा गांधी टाइम था, कि इंडिया में जरूरत है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत ही पैसा वेस्टेज होता है। अल्टीमेटली क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सिंपल तरीका है, आपने प्रेसिडेंट चुना, प्रेसिडेंट अपना मंत्री किसको बनाएगा, अमेरिका में उसको सेक्रेटरी कहते हैं, किसको बनाएगा उसकी इच्छा है, उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है। जी। हमारे यहाँ भी ये प्रोविजन है
कि आप मनमोहन सिंह कहीं के नहीं थे, अब आपने उनको बना दिया। कोई चुनाव हार गया, उसको बना दिया, उसको 6 महीने के अंदर मंत्री, मतलब उसको कहीं पार्लियामेंट का मेंबर बनना है जी। इनडायरेक्टली हमारे यहाँ प्रोविजन था, तो क्यों नहीं हम उस डायरेक्टली उस तरफ एक डिबेट शुरू कर दें कि भारत को उसी की जरूरत है, क्योंकि जरूरत है। आपने देखा एक तरफ कितने कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए मनमोहन सिंह, क्योंकि उनके ऊपर हर एक तरह का प्रेशर था। आज कोई डायरेक्टली चुनकर आता है तो वो उस बंदे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, अपने तरीके से वो सरकार चला सकेगा 5 साल तक। बहुत बड़ा मुद्दा अजय जी आपने उठा दिया है, शायद बीबीसी पे भी ये मुद्दा कभी नहीं उठा होगा कि इंडिया जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जाए तो सक्सेस रेट ज्यादा होगा। मेरा खुद का आपका मानना है प्रदीप जी? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। ये देखिए कि जो ये प्रणाली है हमारे यहाँ जी, ये सीधे हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जी, ठीक है ना, और वो उसकी जवाबदेही उस तरह की जनता की प्रति होती है जी। और वो जो फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल है अमेरिकन, उसमें क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है। वो भी मोदी की तरह आपको देखें कि जब चुनाव लड़ रहे थे ओबामा दूसरे टर्म पे जी, तो वो लंबे लंबे भाषण देते थे, लंबे लंबे इंटरव्यू देते थे। मैंने किताब पढ़ी कि जो दूसरे टर्म का इलेक्शन होता है उसमें उनकी स्टाइल, और उस स्टाइल को नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अडॉप्ट किया था और उसमें सक्सेस रेट यूएस टेक्नोलॉजी से बीजेपी। भाई देखिए बीजेपी की राज में ये यूएस टेक्नोलॉजी थी निश्चित तौर पर। और देखिए बीजेपी या मॉडस ऑपरेंडी कह सकते हैं आप, यूएस टेक्नोलॉजी है या मॉडस ऑपरेंडी कह लीजिए, लेकिन ये जो जनसंघ के जमाने से जब से स्थापना हुई है बीजेपी जो आज है उसका रूप, उसको राइटिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता था। जी 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 प्रदीप जी, अजय जी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया। गीतांजलि कुछ कह रही है जी, बिल्कुल। इस मुद्दे पे हम लंबी चर्चा करेंगे जब जब वक्त मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा इशू है कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो हमारा प्रेजेंट है उसके वर्सेज प्रेसिडेंशियल सेटअप में सक्सेस रेट ज्यादा है। और बाय द वे है या नहीं, बाय द वे इनडायरेक्टली देख लो तो बहुत से स्टेट्स में वही शेप चल रहा है। पूरा चुनाव सीएम सेंट्रिक हो रहा है, पावर सीएम एंड सीएम फैमिली के पास हैं या ब्यूरोक्रेट के पास हैं, लेजिस्लेटर एमएलए एंड मंत्री के पास लिमिटेड पावर हैं, बड़ा चिल्ला चिल्ला के काम करवाते हैं। इसी तरह अब बीजेपी में भी लगभग उसी तरह से होता जा रहा है कि सब चीजें डीटीएम हो गई हैं, मोदी की तरफ, डायरेक्ट टू मोदी की तरफ जा रही हैं। जब मौका मिलेगा हर एक बात का मैं तर्क के साथ उत्तर दूंगा कि क्यों भारत को बिल्कुल मौका मिलेगा। अजय जी बिल्कुल मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा, और हो सकता है हमारी चर्चा के दौरान इस वक्त भी आपको मिल जाए। लेकिन फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि खोज इंडिया का जो सर्वे है सूबे की हर सीट पर चल रहा है और पार्टियों की स्थिति साफ कर रहा है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कहां से कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है। जिस पार्टी के लिए ग्रीन लाइट जल रही है, जलेगी, उसका मतलब होगा कि पार्टी के लिए वो सीट लगभग पक्की है। येलो लाइट का मतलब होगा कि वो दूसरे नंबर पर है, और अगर बात करेंगे रेड लाइट की तो उसका मतलब सीधा सीधा उस विधानसभा सीट पर इस पार्टी के लिए खतरा है। तो चलिए एक खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। खोज इंडिया सूबे में सर्वे कर रहा है ताकि आप अपनी राय राजनेताओं तक पहुंचा सकें। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कौन सी सीट रेड लाइट में फंस गई है। रेड लाइट यानी इतनी सीटों पर उस पार्टी के जीतने की उम्मीद कम लगती है। हम आपको ग्रीन लाइट के जरिए ये भी दिखा रहे हैं कि कितनी सीटों पर ग्रीन लाइट वाली पार्टी का जीतना लगभग तय है। येलो लाइट के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सीटें कड़े संघर्ष में फंसी हैं। इन सीटों पर कभी भी उलटफेर हो सकता है। ये देखिए, बीजेपी के लिए अकेली ग्रीन सिग्नल वाली सीट है, यानी इस सीट पर वो दूसरे नंबर की पार्टी से काफी आगे है और उसके लिए ये सीट पक्की मानी जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी बेरी ग्रीन सीट है। इसका मतलब कि वो भी एक सीट पर काफी ज्यादा वोटों से लीड कर रही है और कहा जा सकता है कि बेरी सीट कांग्रेस के लिए लगभग पक्की है। इनेलो के लिए अभी कोई ग्रीन सिग्नल वाली सीट नहीं है और उसका स्कोर अभी 0 है। इसके अलावा अन्य के लिए भी कोई ग्रीन सिग्नल वाली सीट नहीं है और उनका स्कोर भी 0 है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे येलो सिग्नल की, तो देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए रेवाड़ी सीट येलो सिग्नल दे रही है, यानी इस सीट पर वो टक्कर में है और हालात कभी भी बदल सकते हैं। हालांकि फिलहाल बीजेपी कांग्रेस से आगे है, लेकिन सीट दोनों के लिए येलो सिग्नल दे रही है। इसके अलावा इनेलो के लिए भी कोसली सीट येलो सिग्नल वाली सीट है, जहां बीजेपी से उसकी टक्कर है, लेकिन यहां पर इनेलो लीड कर रही है। हालांकि उलटफेर की संभावनाएं इस सीट पर भी बरकरार है। अब बात करें रेड सिग्नल वाली सीट की, जिन पर पार्टी के लिए हार लगभग तय है, तो कांग्रेस के लिए 2 रेड सिग्नल वाली सीटें हैं, यानी कोसली
और अटेली सीटें कांग्रेस के हाथ से फिसलती नजर आ रही हैं। ये दोनों सीटें कांग्रेस को रेड सिग्नल दिखा रही हैं, जबकि बीजेपी के लिए रेवाड़ी से रेड सिग्नल नजर आ रहा है और वो सीट बीजेपी के कब्जे से बाहर जाती दिख रही है। इनेलो के लिए रेवाड़ी, बेरी और अटेली तीनों सीटों से रेड सिग्नल है, जबकि अन्य के लिए सर्वे की गई चारों सीटों पर रेड सिग्नल है, यानी वो अभी किसी भी सीट पर टक्कर में नहीं है। सर्वे टीम खोज इंडिया। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए हमारे दर्शकों को ये समझने में बहुत आसानी होगी कि कौन सी पार्टी बाजी मार रही है और कौन सी पिछड़ रही है। यहाँ फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी चर्चा यूं ही जारी है और हमारे जो राउंड्स की काउंटिंग है वो भी लगातार जारी है, उस पर भी एक नजर डालेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। देखे गे घेड़े ने पढ़ लो, पढ़ लिख के थम आगे बढ़ लो, बिना पढ़े इब कोई रहे ना, पाके शिक्षा शिखर पर चढ़ लो। अरे नसीब है, तू आजकल बड़ी बाका की पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रहा है। भाई जिंदगी में बदलाव दो चीजा आया करे, एक तो मेहनत और दूसरी शिक्षा। मेहनती तो हम सदाते रहे सा, हाँ शिक्षा में थोड़ी सी कमी रहा करती, क्योंकि स्कूल की महंगी फीस भरने का हमारा ब्योत तो था नहीं, बस पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ मजदूरी करे जाया करते। पर भाई हमारी इस कमी का समाधान करे हरियाणा सरकार ने। सरकार ने हमारी मजबूरी और हमारे बड़का की शिक्षा की जरूरत समझी और प्रदेश में इसी बढ़िया योजना लागू करी कि खर्चा होने के बजाय कमाई होने लगी। अरे वाह क्यों कर नसीब भाई, आज हरियाणा में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग ए और गरीबी रेखा तक नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के बड़का ने हर महीने 600 रुपया का वजीफा दे रही है हमारी हरियाणा सरकार। हाँ, यह वह स्कीम है भाई जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह पूरे देश की एक अनोखी स्कीम है। रह देश देश में नहीं, यह स्कीम तो पूरी दुनिया में अनोखी है। भाई ईद तक आपने बनाया नेताओं का भविष्य, इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य। और नेता की पहचान यूं करो जियां करे करे सोने की परख, एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, छोरा नहीं मिलेगी नौकरी, और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार। राज चला रहा जनता में विश्वास जमा रहा, राज चला रहा जनता में विश्वास जमा रहा, चमके घना विकास करा रहा देश में अपना नाम कमा रहा, घना विकास करा रहा देश में अपना नाम कमा रहा। मेहनत करके हरियाणा ने, मेहनत करके हरियाणा ने शिखर पे ला रहा से, शिखर पे ला रहा से। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जनता बोलेगी पूरा तोलेगी, पहले राउंड का रिजल्ट भी आ चुका है मेहता जी के हाथ में। गीतांजलि, रिजल्ट अनाउंस करो। बिल्कुल बिल्कुल। जनता बोलेगी पूरा तोलेगी, जिसमें पार्टियों की लोकप्रियता को जांचा गया है, परखा गया है, उसके नतीजे आ गए हैं। और नतीजे भी हमारे मेहमानों ने जिस तरह से कांग्रेस का वोट जोड़ घटा के जो विश्लेषण किया था, पहला राउंड उसी तरफ इशारा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी 21% वोट, यानी ये 100 का सैंपल है, 253 की वोट वैल्यू है,
5313, 21% वोट यानी 21 वोट 5313। कांग्रेस पार्टी 40 वोट 10,120, INLD 29 वोट 7,337, हरियाणा जनहित कांग्रेस 3 वोट 759। आम आदमी पार्टी ने आज करनाल में टाटा कह दिया है कि हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बादली वालों ने भी उनको पहले राउंड में टाटा बोल दिया, एक भी वोट नहीं मिला है। BSP को 4 वोट, समस्त भारतीय पार्टी को कोई वोट नहीं और अदर्स को 3 वोट 759। और मैं चर्चा की शुरुआत आम आदमी पार्टी से। अजय जी, आम आदमी पार्टी ने आज करनाल में 2 चीजें क्लियर कर दी, दोनों पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक, हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा, हरियाणा की अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के हरियाणा सरकार के फैसले को सही बताया है। दोनों मुद्दों पे अलग अलग चर्चा करेंगे। हरियाणा से मैदान छोड़ने का मतलब, देखिए, लोकसभा चुनाव उन्होंने देख लिया कि सबसे मजबूत उनका उम्मीदवार जो था, जिसको वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भी करना चाहते थे, वो खुद गुड़गांव में कहीं पर योगेंद्र यादव, कहीं पर उसमें दिखे नहीं, रेस में नहीं दिखे। तो उनको साफ उन्होंने वाटर टेस्ट किया था गुड़गांव, हरियाणा के अंदर वाटर टेस्ट किया, उन्होंने देखा बिल्कुल फ्लॉप रहे। सैंपल पानी का सैंपल फेल हो गया। जी हाँ। हरियाणा में वैसे सैंपल वैसे पानी का बहुत फेल होता है, दूध का भी फेल होता है। जी हाँ, तो वो सिर्फ हरियाणा में नहीं हुआ है। अगर आप देखें पंजाब को छोड़कर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सब जगह विफल रही। पंजाब में उनके 4 लोग जीते, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के कारण नहीं जीते, वो अदर फैक्टर्स थे। तो लोकल फैक्टर था, नंबर 2 ये फैक्टर था जी, वहां पर दोनों सरकार, केंद्र की कांग्रेस की सरकार और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार, दोनों से लोग खफा थे। इसलिए वहां पर एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, वो अल्टरनेटिव इनको आप में दिखा, क्योंकि बीजेपी भी पंजाब के लोगों ने बादल को भी झटका दिया और कांग्रेस को भी पटका पहनाया। आप देखें तो लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल विफल प्रयोग रहा, उसको उन्होंने समझ लिया, उनको ये लगा बैक टू बेसिक। इसमें 3 सवाल हैं। अभी पहले सवाल पे आपकी राय आई है, पहले सवाल पे प्रदीप जी की भी राय ले लेते हैं। हरियाणा का मैदान आम आदमी पार्टी ने क्यों छोड़ा? मैं पूरी की पूरी बातों से असहमत हूं अजय जी के कि जहां जीते वहां इनकम्बेंसी, जहां कांग्रेस जीती तो वहां क्या हुआ। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी शरीर से किसी भी हिस्से को अलग कर दें और कहें कि इसकी पहचान करो, ये हाथ प्रदीप सौरभ का है। ऐसा नहीं होता है। मामला ये है कि ये देश एक राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। जहां जहां उसे राजनीतिक विकल्प मिलता है वहां वो इन जो पारंपरिक पार्टी है, आपने सुना होगा, ये जनरल कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब। आपने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया कि ये देश एक राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। मोदी के रूप में विकल्प तो मिल गया, अभी भी और भूख नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, विकल्प नहीं मिला कि मैं जो मैं जो सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया तो शायद सवाल ये नहीं उठता कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं, कहीं से जाएं, अटक से कटक श्रीनगर तक चले जाएं, आपको लगेगा कि कहेंगे सब एक थाली के चट्टे पट्टे हैं, नेता और पार्टियां। यस यस, ठीक है, ये एक कॉमन स्लोगन है। जब कॉमन स्लोगन है तो ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? इस पूरे पार्टी सिस्टम से, इस व्यवस्था से नाराज लोग हैं और इस सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो दिल्ली में उनको चलिए आपसे मैं दूसरा सवाल, मैं समझ गया कि अभी भी लोग चाहते हैं कि कोई और अच्छा मिले, और अच्छा मिले, पूरा फुल सेटिस्फेक्शन नहीं है। और एक चीज और जोड़ देने दीजिए मुझे, राजनीतिक विकल्प की बात हो रही है कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक विकल्प की तैयारी लोग कर रहे हैं अंडरग्राउंड, जो क्या कहते हैं, जिनका इस संसद में विश्वास नहीं है, जिन्हें हम लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम समझ के जूझते हैं, जिनसे हम उनके सामने सेना और फौज लगा देते हैं। अच्छा बताइए, मैं क्या लफ्ज यूज करूं? आम आदमी पार्टी ने स्ट्रेटेजिक तरीके से क्विट किया, ये प्यारा सा लफ्ज है कि चलो दिल्ली पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, हरियाणा से डर गई, भाग गई, दौड़ गई, मैदान छोड़ गई, क्या लफ्ज यूज करूं? मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि डर गई, भाग गई, भगोड़ा है, तो फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी को उदाहरण देने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। भगोड़ा तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैदान नहीं छोड़ी। अब देखिए कि जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां दिल्ली में बन रही हैं, उससे लग रहा है कि दिल्ली नए विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव के लिए शायद तैयार नहीं है। वो कहती तो है कि हम तैयार हैं, थोड़ा ढीला कर रही है कि हम तैयार हैं, हम बजट आ गया उसमें सब्सिडी दे दी, लारा रप्पा डाल दिया। तो ये जो चुनाव है कभी भी हो सकते हैं।
हरियाणा में चुनाव संभावित है सितंबर अक्टूबर के अंदर अंदर करने ही करने हैं, लेकिन 24 अक्टूबर तक तो हरियाणा की असेंबली एक्सपायर हो रही है, उससे पहले होने। तो ऐसे में अगर विधानसभा दिल्ली के चुनाव जहां उनका जनाधार है, जहां उनके एमएलए हैं। अच्छा चलिए हम कहते हैं एक चीज इस पे एक्टिव कर दूं, जहां तक मेरी जानकारी है दिल्ली में चुनाव होंगे ये 3 राज्यों के चुनाव के बाद, यानी हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी श्योर नहीं है कि वो जीतेगी। अगर आप जीत गए उसका परिणाम पड़ सकता है हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर, जहां पर ये बहुत कॉन्फिडेंस है इनको कि कम से कम महाराष्ट्र और झारखंड तुम जीत ही जाएंगे। हरियाणा में तो नहीं है। जी हाँ, जो भी चर्चा आपकी हो रही है और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो नवीन जय हिंद है उनका बयान आया है कि अभी पार्टी ने अपने पैर पीछे नहीं किए हैं, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन है योगेंद्र यादव, और वैसे भी उनके पूरी वर्किंग में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। चुनाव में झगड़ा करते ही रहे, आपस में पत्राचार होता रहा है, लेकिन मोटा मोटा एक चीज तो निकल के आ गई ना कि पार्टी हरियाणा में कॉन्संट्रेट करने के लिए फुली रेडी नहीं है। चलो हम इतना ही मान लेते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी 6% एक और बात निकल रही जय हिंद के बयान के बाद जी, आप पार्टी का क्या विभाजन होने की दिशा की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि नवीन जय हिंद जो हैं वो हरियाणा की योगेंद्र यादव से बड़े जनाधार वाले नेता दिखते हैं, और वो उनका खासकर जी लोग पूरे हरियाणा में मजाक उड़ाएंगे अगर आप योगेंद्र यादव और नवीन जय हिंद को कंपेयर करेंगे। नहीं, मैं निश्चित तौर पे कहूंगा ये बात, और डंके की चोट पे। चलिए ये आपकी व्यक्तिगत राय है, मैं इस राय से सहमत नहीं हूं। सहमति तो इस बहस का हिस्सा है, लेकिन योगेंद्र यादव ने क्या नहीं किया अपने चुनाव को जीतने के लिए। विवाद गए तो वहां फटका बांधा, यादव बताया, यदुवंशी बताया, राव बताया, सब तो कर डाले, लेकिन क्या हालत है? चलिए चुनाव में सब दाव साम दंड भेद होते हैं और यूज करने पड़ते हैं, हर चुनाव की अपनी परिस्थितियां होती हैं। अरुण जेटली देश के सबसे पावरफुल मंत्री हैं, वित्त, रक्षा, सब कुछ उनके पास है, प्राइम मिनिस्टर के बाद नंबर 2, लेकिन बेचारे गलत जगह फंस गए, अमृतसर से चुनाव हार गए। हमने कहा अंग्रेजी भी जानते हैं। नहीं सब कुछ जानते हैं, पंजाबी भी बोल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, चुनाव हार गए। मैं ये देख रही हूँ शायद कि सेकंड राउंड भी आ गया, लेकिन मैं रिजल्ट मेरे पास है। मेरे कोर सवाल था जिसका अभी मुझे दोनों मेहमानों से जवाब लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का हरियाणा से लगभग क्विट करना, नवीन जय हिंद के बयान को अगर कंसीडर करें तो हम लगभग क्विट करना कहते हैं, लगभग अगर क्विट करते हैं तो ये आम आदमी पार्टी को जाने वाला वोट जो एक नए विकल्प की तलाश में था वो किधर जाएगा? देखिए जनता फिर देखेगी उसके पास विकल्प क्या है, फिर वो डिपेंड हो जाएगा पार्टी को छोड़कर कैंडिडेट्स पर चला जाएगा कि ऐसे लोग जो हैं वो प्रबुद्ध विचार, जो अच्छे कैंडिडेट आ रहे हैं, जो अच्छी विचारधारा रखते हैं, उनको वोट दीजिए। हाँ, तो इसमें व्यक्ति विशेष चल हो। देखिए इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी कि ये वोट शायद नोटा की संख्या को बढ़ा दे। मे बी आप क्योंकि आप भी व्यवस्था से बहुत नहीं, मैं अपने से खिन्न नहीं हूँ, व्यवस्था से मैं क्या कहते हैं कि जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने से खिन्न मैंने बोला था कल, तो मैं अपने से खिन्न नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो उसको करना चाहिए। हो सकता है कि वो मेरे तर्क। एक सवाल और, कुलदीप बिश्नोई ने कहा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा की बनाने का फैसला, भजन लाल जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट, और हमने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था ये सरकार का फैसला ठीक है। कुलदीप बिश्नोई के बाद आज योगेंद्र यादव ने भी कहा कि हरियाणा सरकार का ये फैसला ठीक है। क्या लगता है ये कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में मूवमेंट बन जाएगा? क्योंकि लीड वही कर रहे हैं, देखिए, और काउंटर पार्ट जो है वो थोड़े से वाइब्रेशंस ऐसे दे रहा है जिससे लगता है कि पंजाब हरियाणा के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। पंजाब हस्तक्षेप करता रहा है हमेशा, हरियाणा से उसकी बहुत जाति दुश्मनी दिखती है हर एक मामले पे। इतने साल हो गए वो ये पानी नहीं दिया SYL का। एक दिन में दूसरे प्रोग्राम में ये बात कर रहा था यहीं पर कि ये बिल्कुल वही हाल है जो मलेशिया ने किया था सिंगापुर के साथ। सिंगापुर ने कभी नहीं बोला कि मुझे अलग देश बनना है, मलेशिया का हिस्सा था। मलेशिया ने देखा कि यहाँ से मुझे कोई फायदा नहीं, यहाँ पर सिर्फ पानी पानी है, तो उसको अलग कर दिया उसने। आज वो मलेशिया वाले पछताते हैं सिंगापुर को क्यों हमने अलग कर दिया, क्योंकि सोने की चिड़िया बन गई। वही हाल है पंजाब में, उनको सिख मेजोरिटी स्टेट चाहिए था, तो उन्होंने, हरियाणा ने कभी ये नहीं बोला था कि मुझे अलग नन सिख स्टेट चाहिए, उन्होंने खुद इसको अलग करवा दिया कि हरियाणा को अलग कर दो। आज वो पछताते हैं हरियाणा के डेवलपमेंट को देखकर पंजाब वाले। इसलिए पंजाब को हरियाणा से बहुत जाति दुश्मनी है, हर एक मामले में दुश्मनी है, ये इसमें भी दिख रहा है। और इसका खामियाजा बाकी पार्टियों को क्या फायदा होगा ये नहीं पता है, लेकिन इसका खामियाजा क्योंकि प्रकाश सिंह बादल के साथ ओम प्रकाश चौटाला जुटे हुए हैं। जी, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं उन्हीं पे आने जा रहा हूँ। प्रदीप जी,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये मूवमेंट का फायदा होगा या नुकसान? निश्चित तौर पर उनको फायदा होने जा रहा है। जो पहले की रणनीति हरियाणा एसजीपीसी से बनने से, विधेयक पारित होने से, कि ओम प्रकाश चौटाला और शिरोमणि अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कस के लड़ेंगे, और जो उधर पंजाब से लगने वाली सीट हैं वो अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। ये लेकिन अब चूंकि सिख कम्युनिटी इसमें इस मसले पर डिवाइड हो गई। एक अहम सवाल हो रहा है, चौधरी देवीलाल का जो न्याय युद्ध है वो बिजली पानी पे नहीं लड़ा गया था, वो पंजाब के खिलाफ लड़ा गया था कि पंजाब को सतलुज यमुना नहर चाहिए, पंजाब हरियाणा को चाहिए, चंडीगढ़ चाहिए। इस मुद्दे पे न्याय युद्ध लड़ा गया था और न्याय युद्ध सक्सेस हुआ था। ये अलग बात है कि अगर वो न्याय युद्ध नहीं होता तो शायद हरियाणा के पास पानी होता, ये मेरी राय है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के सेंटीमेंट्स को भिड़ा दिया गया था। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शायद पंजाब वर्सेज हरियाणा करने जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या राजनीतिक रूप लेगा हरियाणा? देखिए, हरियाणा में ये बहुत ही मतलब क्या कठिन समस्या सामने डाल दिया गया है कि सिखों का अब टोटल एसजीपीसी के साथ आज वहां पर शायद इंडिया में 180 गुरुद्वारे हैं उनके अंदर में, उससे हरियाणा के 58 गुरुद्वारे अलग निकल जाएंगे। तो यही उनकी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि हरियाणा के सिख जब तक नहीं चाहते थे कि अलग हो, तब तक ऐसा सरकार कदम नहीं उठाती। कुछ परसेंट हो सकता है कि वो शायद अलग होना नहीं चाहते थे। तो यानी ये हरियाणा के सिख फिर बादल और इसके साथ नहीं जाएंगे, वो फिर जाएंगे चाहे वो हुड्डा के साथ। इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होंगे, पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस और एंड इंपैक्ट दोनों? अब क्या होगा, सिखों का वोट इन ब्लॉक कहीं नहीं पड़ेगा, सिख के वोट बढ़ जाएंगे, डिफरेंट पार्टीज में डिफरेंट से बढ़ जाएंगे, प्रो अगेंस्ट में बढ़ जाएंगे। इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं क्योंकि चर्चा जो है वो काफी इंटरेस्टिंग चल रही है और इसके साथ साथ जो हमारे अगले राउंड के रिजल्ट्स हैं वो भी आ चुके हैं यहाँ पर, उन पर भी नजर डालेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। बिजली के दाम, खेल नीति में बड़े इनाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान। हम सब ने अब ये ठाना है, ना पीछे कदम हटाना है, आगे बढ़ते जाना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। भाई ईद तक आपने बनाया नेताओं का भविष्य, इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य। और नेता की पहचान यूं करो जिया करे करे सोने की परख, एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, और छोरा ने मिलेगी नौकरी, और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार।
देश की खातिर अन्न उपजाते अपने किसान हैं, दुनिया में नाम कमारे हमारे पहलवान हैं, सेना में 10वां सैनिक हमारा जवान है, आधुनिकता में भी छू रहने आया, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेती हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। हुड्डा साहब ने करे प्रयास, नेक नियत से किया विकास, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा के बना दिया हरियाणा का, सबसे कम बिजली के दाम, फसलों के भी बड़े हैं दाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान, मनरेगा में रेट है हाई, गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, नई नई यूनिवर्सिटी लाकर शिक्षा की भी ज्योत जलाई, सबसे ज्यादा निवेश यहाँ, आधुनिकता की रेस यहाँ, पदक लाओ पद पाओ की नीति, बने खिलाड़ियों के नाम यहाँ, ऐसे ही विकास कराना है, आगे ही बढ़ते जाना है, पूरे देश में सबसे आगे मेरा नंबर 1 हरियाणा है, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेती हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे मेहता जी की ओर रुख कर रहे हैं। मेहता जी, राउंड जो है सेकंड आपके हाथ में है, लेकिन उससे पहले जो चर्चा है, मैं बस आखिरी सवाल इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं कि 1985 में देवीलाल ने न्याय युद्ध इस दम पे खड़ा किया था कि उसने पूरे हरियाणा को पंजाब से भिड़वाया था। अब मुद्दा था पानी हमें नहीं मिला। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अलग गुरुद्वारा कमेटी को मुद्दा बनाकर उसी रास्ते पे जा रहे हैं? और अगर उस रास्ते पे जा रहे हैं तो क्या कांग्रेस की सीटों में इजाफा होगा? देखिए, बहुत थोड़ा इजाफा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिख बहुत ज्यादा कुछ सीटों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं कर सकते जैसे आप कहेंगे कि बिल्कुल उनके डिसाइडिंग फैक्टर है हरियाणा। वो मुझे जो लग रहा है वो हरियाणा के आत्मसम्मान की तरफ लड़ाई को घुमा रहे हैं। बिल्कुल हो गया पूरा। अगर पिक्चर देखो उसको मैं रिवर्स, केवल सिखों का मुद्दा नहीं, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि पंजाब से लोग हरियाणा के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, केंद्र हस्तक्षेप कर रहा है, और चौटाला जो है वो पंजाब के साथ है, एसएडी के साथ है। इसलिए मैं इसका थोड़ा लंबा इम्पैक्ट देखा। उसका मैं रिवर्स ऑर्डर में दोहराया था। उसका फायदा कौन उठाएगा? बीजेपी नहीं उठा सकती, बीजेपी फंस गई। एक तरफ बादल, दूसरे तरफ हज का इसका समर्थन कर रही है, बादल इसका विरोध कर रही है, तो बीजेपी फंस गई। क्योंकि बीजेपी ने शायद कुछ ना बोला हो, लेकिन गृह सचिव ने जो लेटर लिखा है, वो गृह सचिव ने लेटर नहीं लिखा होता अगर उनको राजनाथ सिंह और मोदी का समर्थन नहीं होता। यानी बीजेपी ने स्टैंड ले लिया है, उन्होंने ये कर दिया कि ये मामला आपका नहीं था, ये संसद का मामला है, हम केंद्रीय सरकार इसका फैसला करेगी, कानून बनाने का उसका है। हरियाणा सरकार को हथकड़ी लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो बीजेपी वहां से एलिमिनेट हो गया। बीजेपी को सिख वोट कम मिलेंगे इस बार। ये नहीं कहना मुश्किल है कि 0 हो जाएगा, कम हो जाएंगे। मतलब आपका कंक्लूजन ये है कि इसका फायदा सिखों का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा, कांग्रेस को मिल रहा है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल रहा है। तो ये कहेंगे कि कितनी बड़ी आईसीयू में जो पड़ी हुई थी कांग्रेस, अभी उसको एक डोज मिल गया है विटामिन का, तो अब खड़ी हो जाएगी। विटामिन और आईसीयू, प्रदीप जी क्या राय है? आईसीयू से बाहर आ जाएगी कांग्रेस? मैं तो आईसीयू में मानता नहीं हूँ। पहली चीज, मैं अपनी बात यहाँ हमारे मुख्यमंत्री के नतीजे भी नहीं मानते हैं, है ना? तो क्या करें? मैं इन टर्मोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक सर्वे 90 सीट का नहीं हो जाता और कोई रिजल्ट हमारे सामने। फिलहाल 4 में नहीं मान रहे, 4 में मैं खुद नहीं मान रहा हूँ कि कांग्रेस आउट ऑफ फाइट है। और दूसरी चीज, जो आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया है, जो बहस से बाहर हो गया, वो अहम सवाल है सेल्फ रिस्पेक्ट का, आत्मसम्मान का। देवीलाल ने भी तो हरियाणा का आत्मसम्मान और इसका उदाहरण कि जो मोदी ने इतने साल गुजरात में राज किया है, सिर्फ गुजराती प्राइड की बात की,
अगर ये आंदोलन भूपेंद्र हुड्डा इस एंगल पे ले जाते हैं कि हरियाणा के मामलों में हमारी आजादी को पंजाब के लोग अभी भी हमें हस्तक्षेप करके उसमें हस्तक्षेप करते हैं, तो और उसको उस लेवल पे बना देते हैं, तो ये जो सेंटीमेंट है ये नॉट ओनली द 6 सीट्स वो दूसरी जगह भी इंपैक्ट करेगा, जो कि गुजरात उसका एक उदाहरण है आपके साथ। पिक्चर तो अभी उसी तरफ जा रही है। दूसरा राउंड भी पेंडिंग है, आया हुआ है, तीसरा भी आने वाला है। गीतांजलि, इजाजत है? आपने कोई ब्रेक तो नहीं लेना? दूसरा राउंड अनाउंस कर दो। बिल्कुल, अभी कोई ब्रेक नहीं है फिलहाल। दूसरा राउंड, पहला राउंड भी बता देता हूं क्योंकि काफी देर हो गई है, कुछ लोगों को भूल गया होगा। पहला राउंड 21 वोट आए थे बीजेपी को, कांग्रेस को 40, आईएनएलडी को 29, जनहित कांग्रेस 3, आम आदमी ने मैदान छोड़ा नहीं, बीएसपी को 4 और अदर्स को 3। दूसरे राउंड में बीजेपी ने अपने हालात को थोड़ा सा सुधारा है, 21 से 30% पे आई है, 30 वोट मिले हैं, वोट वैल्यू 7590, नंबर ऑफ वोट 30, वैल्यू 7590। कांग्रेस स्टेटस को है, पहले राउंड में 40% ले रही थी, अब 38% ले रही है, 38 वोट कांग्रेस को मिले हैं, 9614। आईएनएलडी सेम पोजीशन में जा रही है, पहले राउंड में 29 लिए थे, दूसरे राउंड में 27, 6831। हरियाणा जनहित कांग्रेस पहला और दूसरा राउंड एक जैसा ही, 759, 3 वोट, बीएसपी 1, एसबीपी 9 वोट, अदर्स 1 वोट। मतलब यहां तो लड़ाई बीजेपी, आईएनसी और इनेलो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सिमट रही है इस सीट पे। 2 राउंड। प्रदीप जी, पहला कमेंट। देखिए, जो शुरुआती कमेंट था वो उसी के आसपास इर्द गिर्द है मामला जी, कि कांग्रेस यहाँ पर अगर आप इस पूरे जोड़ को देखें तो कांग्रेस अभी भी अपनी बढ़त बनाए हुए है, नंबर 1 पार्टी के रूप में पहचान, चूंकि वहां पर उसके कई उम्मीदवार थे, वहां वोट फटा था व्यक्तियों के नाम पर, लेकिन चूंकि ये एकदम सीधा डायरेक्ट पॉपुलैरिटी टेस्ट क्या भाई कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, बीएसपी क्या है, ये वो सर्वे है, उस आधार से अभी भी बीजेपी ये अपना कांग्रेस आगे है और आईएनएलडी को पकड़ने की कोशिश क्या कहते हैं कि जारी है। मेरे हिसाब से आईएनएलडी से भी काफी अंतर है, 56 वोट है आईएनएलडी के और 78 वोट है कांग्रेस के। 78 और 56, 22, 253 की वैल्यू पे 5000 तो दो राउंड में पिछड़ गए। 5000 वोट तो 2 राउंड में पीछे चल रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो क्या कहते हैं कि आईएनएलडी यहाँ से रूठी थी जी, इतने समय से आईएनएलडी का वहां से इम्प्रूव हुई है। मतलब ये कि जो सुमित्रा गुलिया को शामिल करना और धीरपाल की मौत के बाद उस सिंपैथी वेव को लेके शायद इंडियन नेशनल लोकदल कॉन्टेस्ट में रहेगी, चुनाव आते आते कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। बीजेपी में ओम प्रकाश धनखड़ है, इसलिए धनखड़ों के वहाँ गांव भी हैं, इसलिए बीजेपी भी लगातार अपना इम्प्रूव कर रही है। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ पे अगर डायरेक्ट चर्चा कर ली जाए, इतने बड़े नेता पीछे छूट रहे हैं, आपको लगता है कि उनको अच्छे वोट मिलने चाहिए थे और मिलने चाहिए थे, कम है? मैं नहीं मानता कि उनको और मिलने चाहिए। अगर आप पिछला विधानसभा चुनाव देखें ओम प्रकाश धनखड़ का और ये लोकसभा चुनाव देखें तो वो जमीन और आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? अब फिगर में एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन बहुत कम फिगर है। ओम प्रकाश धनखड़ की पब्लिक रिलेशन और नेतृत्व क्षमता पर चर्चा जारी रखेंगे। गीतांजलि वार्निंग दे रही है, क्या वार्निंग है गीतांजलि? बिल्कुल यही कह रही हूँ कि ब्रेक का टाइम जो है वो हो चुका है। छोटा ब्रेक लीजिएगा। बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं अगले राउंड का। चर्चा भी जारी है और ये भी जानेंगे कि आगे अगले राउंड में क्या कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आए। छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। भाई ईद तक आपने बनाया नेताओं का भविष्य, इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य, और नेता की पहचान यूं करो जिया करे सोने की परख, एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, छोरा ने मिलेगी नौकरी,
और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार। देश की खातिर अन्न बचाते अपने किसान हैं, दुनिया में नाम कमारे हमारे पहलवान हैं। सेना में 10वां सैनिक हमारा जवान है, आधुनिकता में भी छू रहने आयाम। पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान। चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा। नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। हुड्डा साहब ने करे प्रयास, नेक नियत से किया विकास, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा के बना दिया हरियाणा का। सबसे कम बिजली के दाम, फसलों के भी बड़े हैं दाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान। मनरेगा में रेट है हाई, गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, नई नई यूनिवर्सिटी लाकर शिक्षा की भी ज्योत जलाई। सबसे ज्यादा निवेश यहाँ, आधुनिकता की रेस यहाँ, परख लाओ मत पाओ की नीति बने खिलाड़ियों के नाम यहाँ। ऐसे ही विकास कराना है, आगे ही बढ़ते जाना है, पूरे देश में सबसे आगे मेरा नंबर 1 हरियाणा है। पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान। सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा। नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा। नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। भाई ईद तक आपने बनाया नेताओं का भविष्य, इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य। और नेता की पहचान यूं करो जिया करे सोने की परख, एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, और छोरा नहीं मिलेगी नौकरी। और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार। लो लगा दिया है इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी ठीक, चिंता करने की बात नहीं है। चिंता तो करनी पड़े से डॉक्टर साहब, हमारी सारी पूंजी डांगरा पे लाग रही से। और पिछले कुछ दिनों में गांव में कई डांगर मर गए, और जब हमारे डांगरा का कुछ हो गया ना डॉक्टर साहब, हमारा तो नाश हो जाएगा, कभी बर्बाद हो जाऊंगा मैं तो। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, तुम एक काम कर लो। के डॉक्टर साहब? अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा लो। उस तक क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब? भाई हरियाणा सरकार ने दुधारू पशु सुरक्षा योजना शुरू कर रखी है, जिसके तहत पंजीकृत दुधारू पशु की मृत्यु होने पे हरियाणा सरकार 20 से 50 हजार रूपए मुआवजा देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, दुनिया में पशुपालका के हित में इसी को स्कीम्स है, यह बात तो मैंने पहली बार सुनी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ रहे हैं अगले राउंड की ओर। गीतांजलि इस बार मेरे पास दोनों राउंड अवेलेबल हैं, तीसरा राउंड भी है और चौथा भी है। और बहुत से लोग डायरी लेके बैठते हैं, उसको नोट करते रहते हैं, फिर कैलकुलेशन लगाते हैं अपने अपने, इसलिए मैं तीसरा और चौथा राउंड जो है जी वो दोनों एक साथ अनाउंस करूंगा। तीसरे राउंड में बीजेपी 21 वोट 5313, कांग्रेस स्टेटस को 40 से 38 आई थी। अब तीसरे राउंड में फिर अच्छी पोजीशन में 37 वोट 9361। इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी पोजीशन को कांटे की टक्कर में बदला है, 36 वोट 9108। कांग्रेस और लोकदल में कड़ा मुकाबला, 15 साल के बाद आईएनएलडी बादली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दे रही है। हरियाणा जनहित कांग्रेस 3 759, आम आदमी पार्टी और एसबीपी 9 वोट, बीएसपी 1 253, अदर्स 2 506।
तीसरा राउंड प्रदीप जी नोट हो गया। जी जी अजय जी आपने भी कर लिया। जी हाँ, इंतजार है चौथे राउंड। जी हाँ, चौथा राउंड गीतांजलि जी, चौथा राउंड बीजेपी के हालात सुधरे नहीं हैं और बिगड़ गए हैं। 16 वोट, कांग्रेस 45। कांग्रेस ने यहाँ छक्का मारा है। 11,385 वोट वैल्यू कांग्रेस की। बीजेपी की वोट वैल्यू 4,048। आईएनएलडी दूसरे नंबर पर 28 वोट के साथ 7,084 और हरियाणा जनहित कांग्रेस 4 वोट 1,012। बीएसपी 3 759, अदर्स 4 7,000। अदर्स को केवल 4 मिले हैं। आपको फिर से कोई वोट नहीं? हाँ, आम आदमी को कोई वोट नहीं। आम आदमी ने थैंक यू कह दिया, हरियाणा ने भी थैंक यू कह दिया। जी प्रदीप जी, 4 राउंड और आम आदमी पार्टी का थैंक यू हरियाणा को। दोनों को एक साथ एनालाइज कर दीजिए। देखिए, ये कांग्रेस ने जिस तरह से पार्टी के रूप में अपनी इमेज इस अभी रिजल्ट्स में आई है, वो काफी स्ट्रांग इमेज के तौर पर आई। जिस तरह से इस राउंड में 45 वोट मिले जी, कि कहीं भी देखिए कि वो 35 का आंकड़ा से ऊपर चल रही है। बाकी जगह आपको फ्लैक्चुएशन मिलेगा। बीजेपी में 21 30, 21 16 जो फ्लैक्चुएशन है वो काफी इस तरह का जिग जैग टाइप का है। लेकिन कांग्रेस का जो जनाधार इस सर्वे के आधार पर दिख रहा है वो एक स्टेबल है। लेकिन जो इसको यूं कहेंगे कि देखो, बादली मोटे तौर पर एक छोटा सा बादली कस्बा है, बाकी सारे गांव हैं, 100+ गांव हैं। 108। इससे ये निकल के आता है कि कांग्रेस का तो हर गांव में वोट है और बराबर वोट है। बाकी पार्टियों का किसी गांव में ज्यादा है और किसी में डिप कर रहा है। आप इसको इस एंगल से ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। और दूसरा इसमें जो एक और महत्वपूर्ण बात निकल रही है कि आईएनएलडी का जो आंकड़ा है बीजेपी से लगभग हर राउंड में एक राउंड को छोड़कर सब राउंड में बढ़ा हुआ है। तो जो मुझे यहाँ पर मुकाबला दिख रहा है अब तक, आईएनएलडी वर्सेस कांग्रेस, आईएनएलडी वर्सेस, और फिर वही कि चौटाला जी का क्या होगा। तो आप धनखड़ साहब को ये राय देंगे कि वो बादली से चुनाव नहीं लड़े? नहीं, चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हजीसा से अपने गठबंधन को के बारे में पुनर्विचार करें। गठबंधन आ जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी। और गठबंधन के अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां एक मोर्चा बना के आए, चौटाला बाहर आ जाएंगे तो पोजीशन बदल जाएगी, अंदर रहेंगे तो पोजीशन बदल जाएगी। तो भी स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पर 30 सालों की जो धीरपाल की फसल है जी, और ये उस परिवार से इतने 15 सालों के बाद कोई चुनाव लड़ रहा है, ये भी एक सेंटीमेंट काम करेगा। और ये जो चौबीसा है, उस चौबीसा को ये रिप्रेजेंट भी करती हैं सुमित्रा जी। गुलिया खाप चौबीसा को रिप्रेजेंट करती हैं। गुलिया वर्सेस नॉन गुलियाज बन जाते हैं, कंसोलिडेशन हो जाता है। नरेश शर्मा उसी कंसोलिडेशन के दम पे तो चुनाव जीतते रहे। अजय जी, बीजेपी नंबर 2 थी लोकसभा बादली में, इनेलो बहुत पीछे थी। फिक्सिंग की बात साबित हो रही है, धीरे धीरे फिक्सिंग हुई। इतना बदलाव क्यों? बीजेपी कैंडिडेट का नाम बढ़ा, वोट क्यों कम आ रहे हैं? और आईएनएलडी से क्यों कम आ रहे हैं? कांग्रेस का तो चलो गढ़ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, आईएनएलडी से क्यों कम आ रहे हैं? तो मान के चलो कांग्रेस की जबरदस्त वापसी है। अगर इस रूप में देखें, हरियाणा के पक्ष में देखें तो जी, अगर एक आपने कहा कि तो आप एक बात ये भी कहोगे आईसीयू में नहीं, तो आईसीयू से वही कह रहा हूँ कि आईसीयू के बाद ये बादली और ये एरिया जो है उनको एक विटामिन का डोज दे रहा है, जिसपे स्टेरॉइड का जो डोज है वो कि स्टेरॉइड लेकर वो खड़े हो जाएंगे और खड़े होते दिख रहे हैं। रही बात इसमें बीजेपी और इसके अंदर, फिर वही बात आती है, लोकसभा चुनाव जो था वो मोदी के नाम पर लड़ा गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी के नाम पर लड़ा रहा है, मोदी के नाम पर नहीं। बड़ा अच्छा मुद्दा दिया है मुझे। क्या हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को मोदी के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे? क्योंकि मोदी मुख्यमंत्री यहाँ के नहीं होंगे। नहीं, प्रधानमंत्री तो है ना, जैसे बीजेपी का प्रचार है कि मोदी जी योग्य, हरियाणा की जनता ने भी योगदान दे दिया, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री भव, प्रधानमंत्री तो अब आप बताओ कि हरियाणा की कमान कौन होगी, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हो? लेकिन अब जो इस चुनाव को जीतने और लड़ने की तैयारी चल रही है, वो मैंने उस दिन भी कहा था, आज से 5 दिन पहले, कि पोस्टर बॉय जी नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि एक वो जुआ यहाँ पर खेलेंगे कि वो उनको लगेगा कि शायद वो जो लहर है में भी कहीं आपके एनालिसिस को देखें तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी से डर और हरियाणा में भी जीतने की गारंटी नहीं। आप कह रहे हैं कि लोकसभा, ये सैंपल बता रहा है कि जो वोट मोदी को मिला विधानसभा के सैंपल में बीजेपी उससे कम आ रही है। देखिए अभी तो आप एक तरफ खड़े हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हरियाणा के,
जी वो उधर से भी नहीं बढ़े, पंजाब से चलिए पंजाब की साइड से भी आएंगे। जल्दी जल्दी आपको मैं एक ऐसी सीट देने जा रहा हूँ, टोहाना, जो एक तरह से हिसार और सिरसा लोकसभा क्षेत्र का बिल्कुल वो पंजाब बॉर्डर की सीट है। वहां से सिख वोट का मूड भी हमें समझ आएगा और उसमें अर्बन कंट्रीब्यूशन भी है, सब चीजें समझ आएंगी। जल्दी हम आपसे वो वाली बात भी कर लेंगे। फिलहाल मेरे पास 5वां राउंड भी आ गया है, 5वां और प्लस टोटल भी आ गया है कि अब तक के पूरे हालात क्या है। 5वां राउंड बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाई है, 31 वोट 7,843 और आईएनसी 28 वोट 10% की गिरावट 7,084, लेकिन बहुत पीछे नहीं बीजेपी से, केवल 3 वोट पीछे है। आईएनएलडी को भी बीजेपी ने पछाड़ दिया है, 24 वोट 6,072 और एचजेसी 6 1518, बीएसपी 1, नोटा 8, अदर्स 2, एसबीपी 0, आम आदमी पार्टी को थैंक यू, वोट नहीं मिले। 5 राउंड और इन पांचों का जो कंपाइल टोटल है उसकी वोट वैल्यू के साथ ही बता देता हूं। बीजेपी 119 वोट यानी 20% से ज्यादा, 23% आप मान सकते हैं, 500 का सैंपल 23.5%, 119 वोट, टोटल 30,107। कांग्रेस 188 वोट और देखिए ये सैंपल उम्मीदवारों के सैंपल से मैच कर रहा है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों को टोटल 200 वोट मिला था, यानी 12 वोट हर उम्मीदवार की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के, एकदम परफेक्ट सैंपल जा रहा है। 188 वोट कांग्रेस को, 47,564 वोट, अभी सीएम से मिलाएंगे तो और परफेक्ट हो जाएगा। आईएनएलडी 36,144 वोट, मुकाबला आईएनएलडी दे रही है 36,432, बाकी सब का टोटल क्या करेंगे, सब 5,000 से नीचे हैं और मुकाबला बादली में ट्रैंगुलर है। इसी ट्रैंगुलर पर चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप जी, कितनी पीछे रहेगी बीजेपी के लिए सीट? रेड लाइट, येलो लाइट या ग्रीन लाइट? देखिए सीएम इसमें बहुत मैं इसको ट्रायंगल फाइट ही मानूंगा। और हालांकि प्रदीप जी थोड़ा संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। अभी सीएम के रिजल्ट भी हमारे पास बाकी मैं है। फिर नहीं इस पे चलिए जी। मैं ये कह रहा था कि ये ट्रायंगुलर फाइट में ही हम इस सीट को रखते हैं। और लेकिन आप ट्रायंगुलर इसलिए में रख रहे हैं कि आप अभी भी अलायंस को देख के चल रहे हैं कि अलायंस की पॉसिबिलिटी है। अगर अलायंस होता है और ये सीट बीजेपी के पास होती है तब क्या स्थिति होगी? तो वही कह रहा हूं, जो 144 और 119 अगर आप ये जो हजका को वोट मिले हैं 3, 3, 6, 9 तो 19 है, 19 तो 138 हो जाएगा। 138 होता है ये, तो ट्रायंगुलर में आ जाएगी। हाँ, ट्रायंगुलर में होता है। और ये देखिए 144 फिर एक और एक 11 जोड़ का कुछ मतलब अलग होता है। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये बीजेपी अगर मेहनत करती है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो जीत पाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुख्य मुकाबला 2 बड़े दिग्गजों के बीच। अगर अलायंस होता है तो बदलाव आएगा कि नहीं? बदलाव आएगा, वो साफ दिख रहा है। जब आप कांग्रेस के सारे कैंडिडेट के वोट जोड़ रहे हैं। अगर अलायंस होता है तो आईएनएलडी की क्या पोजीशन होगी? आईएनएलडी की पोजीशन तो मैं इससे नीचे नहीं देखता हूं, इतनी, और इससे ये नीचे ही है। अगर 138, 144 है, बराबर है। हाँ नहीं, बराबर नहीं है, बराबर, चूंकि एक वोट का खेल होता है इसमें, तो एक असेंबली में एक वोट का हाँ, तो 144 वो तीसरे ही नंबर पे रहेगी, लेकिन वो फाइट देगी बीजेपी। लेकिन मैं इसको क्या कहते हैं कि अगर लाइट का रखना चाहेंगे तो मैं इसको नो एंट्री वाले में बीजेपी। मैं ऐसे कहूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज जो बिहार में इस्तेमाल किया जाता है, बीजेपी का रोल यहाँ पर वोट कटुआ का होगा। चलिए इस यहाँ तो अब हमने जान लिया है कि जनता बोलेगी पूरा तोलेगी में जनता की पसंद क्या है। यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे कि जनता किसको सीएम के रूप में देखना चाहती है, उसमें जनता की पसंद क्या है। छोटे से ब्रेक जल्द लौटते हैं। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। भाई ईद तक आपने बनाया नेताओं का भविष्य,
इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य। और नेता की पहचान यूं करो जिया करे करे सोने की परख। एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का और छोरा ने मिलेगी नौकरी। और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए जान लेते हैं जनता की पसंद कौन है सीएम के रूप में। गीतांजलि, सीएम के रूप में रिजल्ट, उम्मीदवार बेटर उम्मीदवार के रूप में रिजल्ट और बेटर पार्टी के रूप में रिजल्ट ऑलमोस्ट एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ 192 वोट मिले हैं। उनकी पार्टी के तीनों कैंडिडेट्स को पहले सैंपल में 200 वोट मिले थे। पार्टी की पॉपुलैरिटी में 188 वोट गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बादली हलके के लोगों में अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं। उनको अगर वोट वैल्यू के हिसाब से काउंट करें तो 48,576 वोट मिले हैं। लेकिन चौटाला ने 10 साल के बाद जबरदस्त एंट्री की है। यहाँ वोट मिलते ही नहीं थे पार्टी को, 143 वोट मिले हैं, 36,179 पुराने रिजल्ट। और इस 5वीं सीट को अगर कैलकुलेट कर दें 144, 143 इसको कैलकुलेट कर दें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज चौटाला से 6,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। कल का जो जोड़ आएगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौटाला से 6,000 वोटों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि बादली वालों ने चौटाला को हुड्डा के मुकाबले में नंबर 2 पे रखा है। और सबसे खतरनाक संकेत राव इंद्रजीत सिंह के लिए, उनके खिलाफ यहाँ रिएक्शन है। उनको लोगों ने बतौर मुख्यमंत्री वोट नहीं दिया है। जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है बतौर मुख्यमंत्री, हमारे एजेंट्स बता रहे थे कि उन्होंने या तो रामविलास को दिया है थोड़ा बहुत, नहीं तो उन्होंने अदर्स का ऑप्शन चुना है। यानी राव इंद्रजीत को यहाँ वोट नहीं मिला है। बादली जाइए राव साहब, बादली वालों को मनाइए, क्या मामला है, आपको वोट नहीं दे रहे। कुलदीप बिश्नोई को रामविलास शर्मा से ज्यादा वोट मिला है, 19 वोट मिले हैं। रामविलास शर्मा को 13 वोट मिले हैं, 3,299 की वोट वैल्यू। कुलदीप बिश्नोई स्टेटस को बने हुए हैं, 4,807 की वैल्यू। और अदर्स तीसरे नंबर पे हैं। चौटाला 143, भूपेंद्र सिंह 192 और अदर्स 127। यानी उनको बीजेपी में कोई और मुख्यमंत्री की तलाश है। अगर वो बीजेपी को वोट देते हैं तो वो इनको मुख्यमंत्री के रूप में बादली के लोग नहीं देखना चाहेंगे। संक्षिप्त में, बड़ा टाइम कम है। देखिए, बहुत साफ कह सकता हूं कि तीनों आंकड़े मेरे सामने रखे हैं, इंडिविजुअल उम्मीदवारों के, पार्टी के वाइज और सीएम की पसंद के। तो इसमें साफ जाहिर है कि ये कांग्रेस अपने गढ़ को बचा सकती है, बचा रही है फिलहाल। और जो आईएनएलडी जो 10 सालों से यहाँ गायब थी, उसने बहुत जबरदस्त वापसी की है। और आगे क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मुकाबला आईएनएलडी और आईएनसी के बीच में है। और जो बीजेपी एज ए इंडिविजुअल बना रही थी, यहाँ अगर मैं हाजिका को भी जोड़ रहा हूँ तो ये 32 वोटों से ऊपर नहीं जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री की दावेदारी, ये जो 2 और आंकड़े हैं वो बहुत निराशाजनक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर इस सीट को बीजेपी के लिए, मतलब कुल मिला के बीजेपी का रोल यहाँ ये है कि वो आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच में सिर्फ तड़का लगाएगी। वही जो अजय कह रहे हैं कि कटुआ पार्टी, वोट कटुआ पार्टी। बीजेपी को कोई और नेता की तलाश करनी पड़ेगी जिसके नाम पर और कुछ उसको वोट मिल सके। खासकर हम जाट लैंड की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री और पैदा करने चाहिए बीजेपी। हाँ, तो शायद चौधरी वीरेंद्र के लिए रास्ता कहीं खुलता हुआ दिख रहा है। गीतांजलि, क्या हुक्म? बिल्कुल बिल्कुल। अब वक्त हमारे पास बहुत ही कम है। संक्षिप्त में हमारे मेहमानों की प्रतिक्रिया भी मिल गई है हमें, और जिस तरह से अभी आपने भी कहा कि कोई और कैंडिडेट यहाँ पर जरूर चाहिए। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी को कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। जनता वही दिल मांगे मोर वाली बात, वही जैसा हमेशा आप कहते हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल सटीक यहाँ पर साबित हो रही है। लेकिन हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि फिलहाल अब इस प्रोग्राम को ये विराम हमें देना होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब हम अगली बार लौटेंगे, यानी कि कल लौटेंगे, तो बात करेंगे नूंह विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है, क्या चाहती है। मेवात जिले की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये रिजल्ट जो है वो और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, और जो उम्मीदवार हैं वो जानना चाहेंगे कि उनकी जगह कहां पर है, कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो ये सर्वे कहीं ना कहीं वही जताएगा, बताएगा भी। फिलहाल यह प्रोग्राम में ले रहे हैं विराम और आपसे इजाजत ले रहे हैं। सारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इस चर्चा के लिए।
हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खोज इंडिया। मेरा